नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। आप देख रहे हैं देश का नंबर 1 हिंदी न्यूज चैनल। घड़ी इशारा कर रही है 9 बजे रात का। वक्त 100 बात की एक बात का। 100 बात की एक बात में आज यूक्रेन युद्ध के बीच क्या दुनिया प्रलय के करीब आ गई। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो ने अपनी किताब में दावा किया कि 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था। पश्चिमी देशों को डराने के लिए पुतिन ने समंदर में अपनी हाइपरसोनिक मिसाइल ज़रकॉन उतार दी। और बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के मामले में कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि रूस और यूक्रेन की जंग इतने खतरनाक मोड़ पर है कि पृथ्वी पर प्रलय की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और कयामत बस 90 सेकंड ही दूर है। इंसानों के वजूद पर खतरे का अंदाजा लगाने वाले अमेरिका के संगठन बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि दुनिया कयामत की दहलीज पर खड़ी है। और इसके लिए 1 साल पूरा करने जा रही रूस और यूक्रेन की लड़ाई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में परमाणु जंग का खतरा गहराता जा रहा है। इसी वजह से बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने इस साल अपनी डूम्सडे क्लॉक यानी कयामत की घड़ी में कांटे आगे बढ़ा दिए और दावा किया कि घड़ी में कयामत का वक्त होने में अब बस 90 सेकंड ही बचे हैं। जबकि 1947 में जब कयामत की घड़ी बनाई गई थी तब उसके कांटे 12 बजने से 7 मिनट पीछे थे, मगर मिनटों का वो वक्त इस साल 90 सेकंड पर ही सिमट गया। बीते 76 साल में कयामत की घड़ी के कांटे 12 बजे के इतने करीब कभी नहीं पहुंचे। यहां तक कि उस शीत युद्ध के दौरान भी नहीं, जब अमेरिका और तब का सोवियत संघ दुनिया पर राज करने के लिए एक दूसरे को आंखें दिखाने में लगे थे। लेकिन यूक्रेन पर रूस की जंग ने पूरी दुनिया बदल दी। और जिस तरह यूक्रेन में रूस के कभी भी परमाणु बम गिराने की आशंका जताई जा रही है, उसने वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हालांकि कयामत की घड़ी असल में ऐसी कोई घड़ी नहीं है जो वक्त बताती हो। उसमें 12 बजने में 90 सेकंड के वक्त का यह मतलब नहीं है कि अगले 1.5 मिनट में दुनिया खत्म हो जाएगी। वो बस वैज्ञानिकों के लिए इंसानों पर खतरे की गंभीरता को दिखाने का एक जरिया है। कयामत की घड़ी में 12 बजने यानी आधी रात होने का मतलब है प्रलय, विनाश। हर साल उसके कांटों को आगे या पीछे करके वैज्ञानिक दुनिया के लिए खतरे की तरफ इशारा करते हैं। घड़ी के कांटे 12 बजे के जितने करीब होंगे, खतरा उतना ही ज्यादा होगा। बीते 3 साल से यह घड़ी प्रलय से 100 सेकंड पीछे थी, लेकिन अब घड़ी का वक्त बदल गया है और वो 12 बजने के सबसे करीब जा पहुंची है। और उसी प्रलय की एक झलक दिखाई पुतिन ने, जो एक मिसाइल की शक्ल में। ज़रकॉन नाम की यह मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसका वार हुआ तो प्रलय तय है। पुतिन ने अपनी इस मिसाइल की ताकत समंदर में दिखाई। रूस का दावा है कि उसकी मिसाइल अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों तक को निशाना बना सकती है। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पुतिन की यह हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेट को भेदने के लिए आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ती दिखाई दी। ज़रकॉन की ताकत पर रखने का जो वीडियो रूस ने जारी किया, उसमें अटलांटिक महासागर में एक रूसी युद्धपोत एडमिरल गर्शकोव तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। उस दौरान जंगी जहाज के अंदर मिसाइल दागने की तैयारी होती रही। सारी तैयारी पूरी होने के बाद युद्धपोत से मिसाइल छोड़ दी गई, जिसके बाद आग उगलती हुई ज़रकॉन मिसाइल युद्धपोत से निकली और फिर पलक झपकते ही तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ गई। और रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि ज़रकॉन मिसाइल ने समंदर में मौजूद अपने टारगेट को तबाह कर दिया, जो वहां से करीब 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। मतलब यह मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। और कहा जाता है कि यह पुतिन के तरकश का वो तीर है जो कभी खाली नहीं जाता, यानी जिसके ऊपर ज़रकॉन मिसाइल का वार होगा उसका खात्मा तय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मई में रूस ने पहली बार इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, और जब इस मिसाइल ने बैरेंट सागर के ऊपर हुंकार भरी थी तो पूरी दुनिया चौंक गई थी। पुतिन की यह मिसाइल अपनी तेजी की वजह से दागने के कुछ ही पलों में गायब हो जाती है, क्योंकि इस मिसाइल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है और ये 1,000 किलोमीटर दूर अपने दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। मतलब यह कि भनक लगने से पहले ही यह मिसाइल अपने दुश्मन का काम तमाम कर देगी। और तो और 30 फीट लंबी इस मिसाइल में 200 किलोटन परमाणु हथियार लोड किए जा सकते हैं। रूस का दावा है कि ज़रकॉन मिसाइल से रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों को एक झटके में तबाह कर सकता है, जिसकी कई बार पुतिन धमकी भी दे चुके हैं, क्योंकि उनकी लाख चेतावनियों के बाद भी नेटो देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दे रहे हैं, जिनके दम पर यूक्रेन 11 महीने से रूस के सामने खड़ा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन ने 4 जनवरी को ज़रकॉन मिसाइल से लैस जंगी जहाज एडमिरल गर्शकोव को अमेरिका की तरफ रवाना किया था। और अब पुतिन ने समंदर में ज़रकॉन की ताकत दिखाकर पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दे दी, क्योंकि समंदर में जिस जगह रूस का जंगी जहाज मौजूद है, वहां से अमेरिका के कई शहर ज़रकॉन मिसाइल की रेंज में। मतलब पुतिन ने यह साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने रूस के खिलाफ आक्रामक रवैया नहीं छोड़ा तो वो अपनी इस परमाणु मिसाइल से उसके शहरों पर वार करने से भी नहीं चूकेंगे। इधर लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी।
कोर्ट ने उन्हें 8 हफ्ते के लिए रिहा करने का आदेश दिया। लेकिन शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए आशीष मिश्र को यूपी और दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया है। कोर्ट से आशीष मिश्र के साथ हत्या के 4 और आरोपियों को भी जमानत मिली। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। उधर पूर्व मंत्री और पाकिस्तान तहरीके इंसाफ पार्टी के नेता फवाद चौधरी के गिरफ्तार होने के बाद इमरान खान पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कई नेताओं ने ट्वीट करके यह आशंका जताई कि इमरान को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, जिसके बाद रोटी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में सियासी बवाल खड़ा हो गया। इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका ने उनके समर्थकों को भड़का दिया। लाहौर में उनके सरकारी आवास के बाहर सैकड़ों समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। वहां शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे। इमरान खान के समर्थक उनकी गिरफ्तारी होने पर आर पार की लड़ाई की कस्में खाने लगे। वहां से आए एक वीडियो में एक आदमी अपने बच्चों को लेकर जाता दिखाई दिया। वो इमरान खान की गिरफ्तारी पर पुलिस से भी भिड़ जाने के लिए तैयार नजर आया। इनकी लाशों के ऊपर से लेके जाएंगे, वो अगर गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। इससे पहले फवाद चौधरी ने इमरान खान के आवास के बाहर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बड़ी संख्या में जुटे लोगों के बीच फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ सरकार पर इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारी करने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने वहां से पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती भी दे दी और साफ कह दिया कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान सुलग उठेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में क्या आग लगाना चाहते हैं? बताया गया कि जब फवाद चौधरी इमरान खान के आवास से लौट रहे थे, उसी वक्त उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद फवाद चौधरी की पत्नी ने उनको अगवा करने का आरोप लगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने फवाद चौधरी को लाहौर की एक कोर्ट ले जाने का दावा किया, जहां उनके ऊपर फूल बरसाए गए। वहां भी फवाद चौधरी के बागी तेवर बरकरार रहे। बताया गया कि उन्हें पाकिस्तान के चुनाव आयोग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। और इसी केस में कुछ रोज पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान और फवाद चौधरी समेत पीटीआई के 3 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस ने फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की और उन्हें लाहौर से गिरफ्तार करके इस्लामाबाद ले जाने लगी। लेकिन इस दौरान बवाल और बढ़ गया। लाहौर से आए एक वीडियो में फवाद चौधरी को लेकर जाता पुलिस का एक काफिला दिखाई दिया, जिसे एक इलाके में पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के एक नेता ने अपने समर्थकों के साथ रोक लिया। पीटीआई नेता पुलिस की गाड़ी के सामने आ गए, जिन्हें कुछ पुलिस वालों ने वहां से हटा दिया। इमरान खान की पार्टी ने आरोप लगाया कि पुलिस फवाद चौधरी को बिना लाहौर हाई कोर्ट में पेश किए इस्लामाबाद लेकर जा रही थी। इस बीच पाकिस्तान के झेलम शहर में फवाद चौधरी की गिरफ्तारी के विरोध में प्रदर्शन किया गया। वहां प्रदर्शनकारियों से पुलिस वालों की झड़प भी हुई। इधर उत्तर प्रदेश के बाद अब बिहार में भी फर्जी कागजात के जरिए सरकार से आर्थिक मदद लेने वाले मदरसों की जांच होगी। पटना हाईकोर्ट ने राज्य के करीब 2500 मदरसों की जांच कराने का आदेश दिया। साथ ही जांच पूरी होने तक 609 मदरसों को दी जाने वाली सरकारी मदद पर रोक लगा दी। हाईकोर्ट ने एक जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश दिया, जिसमें राज्य के भीतर चलने वाले कई मदरसों पर फर्जी दस्तावेज के जरिए सरकारी मदद लेने का आरोप है। इस बीच तुर्की के दुश्मन ग्रीस को रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने चेतावनी दी कि वो अमेरिका के बहकावे में ना आए, नहीं तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। माना जा रहा है कि ऐसा करके रूस ने नेटो देश तुर्की को अपने पाले में लाने की कोशिश की, क्योंकि तुर्की ने भले ही जंग में खुले तौर पर रूस का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार देकर मजबूत जरूर करता रहा। तुर्की ने कई बार यूक्रेन की मदद के लिए घातक हथियारों की सप्लाई की है। उसके बारकताश TB2 ड्रोन तो जंग में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुए। इसके साथ ही उसने अपनी भरोसेमंद बख्तरबंद गाड़ी किर्पी की एक बड़ी खेप भी यूक्रेन भेजी थी और तुर्की के ये हथियार रूसी सेना के लिए ही सिरदर्द साबित हुए। इसी वजह से माना जा रहा है कि रूस ने ग्रीस के साथ उसके तनाव का फायदा उठाने के लिए एक अलग दांव खेल दिया। रूस ने नेटो देश ग्रीस को चेतावनी दे दी कि वो अमेरिका से दूरी बना ले और रूस के खिलाफ भी कदम उठाने से बाज आए। रूस ग्रीस से इसलिए भी चिढ़ा हुआ है क्योंकि यूक्रेन पर हमले के बाद उसने पश्चिमी देशों के रूस पर लगाए गए प्रतिबंध का साथ दिया था, जबकि तुर्की ने ऐसा नहीं किया था। बल्कि नेटो देश होने के बाद भी उसने रूस के लिए अपने हवाई क्षेत्र को बंद नहीं किया। इसके साथ ही तुर्की और रूस के बीच व्यापारिक संबंधों में भी मजबूती देखी गई और इसीलिए माना जा रहा है कि रूस को इस बात की उम्मीद है कि तुर्की देर सवेर उसके पाले में आ सकता है, जिसके लिए उसने तुर्की के दुश्मन ग्रीस को धमका दिया। क्योंकि तुर्की और ग्रीस की लड़ाई में अमेरिका ग्रीस की तरफ झुकता दिख रहा है। कहा जा रहा है कि वो अपने खतरनाक फाइटर जेट F-35 भी ग्रीस को देने की तैयारी में है, जबकि तुर्की को F-35 देने के लिए बाइडेन तो तैयार दिख रहे हैं, लेकिन वहां की संसद ने उसे मंजूरी नहीं दी है। और कहा जा रहा है कि इसी वजह से तुर्की बुरी तरह परेशान है, क्योंकि ग्रीस के हाथ अगर अमेरिका के F-35 फाइटर जेट लग गए तो तुर्की के लिए मुसीबत कई गुना बढ़ जाएगी और ग्रीस जब चाहेगा उसे आंखें दिखा देगा। बस तुर्की की इसी परेशानी का फायदा रूस उठाता नजर आ रहा है, क्योंकि वो ग्रीस से बुरी तरह नाराज है।
पहले ग्रीस उस पर लगाए गए प्रतिबंधों के साथ खड़ा हुआ और फिर इसके बाद उसने यूक्रेन को S-300 डिफेंस सिस्टम देने की भी पेशकश की थी, जिसे ग्रीस ने सोवियत संघ के दौर में खरीदा था और इसे आज भी रूस के सबसे घातक हथियारों में एक माना जाता है। कहा जा रहा है कि इसी के बाद से ग्रीस रूस को खटकने लगा और उसने धमकी देकर ग्रीस और अमेरिका दोनों को विलेन साबित करने की कोशिश की ताकि यूक्रेन के साथ जंग में तुर्की उसके साथ आकर खड़ा हो जाए। इधर पठान फिल्म की रिलीज के बीच देश भर में कहीं लोगों ने जश्न मनाया तो कहीं फिल्म का जोरदार विरोध किया गया। इस फिल्म के बेशर्म रंग गाने में अभिनेत्री दीपिका पादुकोण के भगवा रंग की बिकनी पहनने पर विवाद खड़ा हुआ था, जिसके बाद से ही कई हिंदूवादी संगठन इस फिल्म को रिलीज नहीं करने की मांग कर रहे थे। लेकिन तमाम विरोध प्रदर्शनों के बावजूद फिल्म पठान देश भर में रिलीज हो गई, जिसके बाद कहीं लोगों ने इसका जोरदार विरोध किया तो कहीं लोगों ने जश्न मनाया। जो तस्वीरें बिहार के भागलपुर से सामने आई उनमें दिखा कि कुछ हिंदूवादी संगठनों के लोगों ने एक सिनेमाघर के बाहर पहुंचकर फिल्म के बैनर के चिथड़े उड़ा दिए। इससे पहले फिल्म के विरोध में उतरे लोगों ने उस सिनेमाघर के बाहर लगे बैनर को उखाड़ा और फिर उसे फाड़ने के बाद उसमें आग लगा दी। ऐसा फिल्म नहीं चलेगा जो एक धर्म विशेष को टारगेट करता है। इसी तरह मध्य प्रदेश के ग्वालियर में भी फिल्म की रिलीज के बीच कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोग सड़कों पर उतर आए, जिन्होंने पूरे शहर में फैलकर कई सिनेमाघरों के बाहर फिल्म के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया और ये चेतावनी दी कि वो ग्वालियर में इस फिल्म को किसी भी थिएटर में चलने नहीं देंगे। मध्य प्रदेश के दूसरे शहरों में भी फिल्म के विरोध में इसी तरह के हालात देखे गए और उन शहरों में इंदौर भी शामिल रहा। वहां विश्व हिंदू परिषद के कुछ कार्यकर्ताओं ने एक सिनेमाघर के बाहर जुटकर हनुमान चालीसा का पाठ किया। इस विरोध प्रदर्शन के दौरान वहां पुलिस वाले तैनात रहे, लेकिन इसके बावजूद वहां सुबह 9 बजे के शो को रद्द करना पड़ा। राज्य की राजधानी भोपाल से भी कुछ इसी तरह की तस्वीरें सामने आई। वहां भी कई हिंदूवादी संगठनों से जुड़े लोगों ने सिनेमाघरों के बाहर इकट्ठा होकर हंगामा किया। लेकिन इस फिल्म को जितने विरोध का सामना करना पड़ा, उतना ही इसकी रिलीज पर लोगों ने जश्न भी मनाया। कई राज्यों में लोग एक्टर शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान की रिलीज पर काफी खुश दिखे और यही वजह रही कि वो ये फिल्म देखने के लिए रिलीज के पहले ही दिन थिएटर पहुंच गए। दिल्ली से सामने आई तस्वीरों में दिखा कि एक सिनेमाघर के बाहर लोग बैंड लेकर पहुंचे। इसी तरह महाराष्ट्र के पुणे में भी कुछ लोगों ने एक थिएटर के बाहर पठान की रिलीज की खुशी में आतिशबाजी की। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु से सामने आई तस्वीरों में भी दिखा कि अच्छी खासी तादाद में लोग पठान फिल्म देखने के लिए वहां के एक सिनेमाघर में पहुंचे। उधर खबर है कि अमेरिका और इजराइल की सेनाओं का अभ्यास एक बहुत बड़े बवाल की वजह बनेगा। यहां तक कि अभ्यास दुनिया को एक बहुत बड़ी जंग में धकेल सकता है। इजराइल के टीवी चैनलों ने दावा किया है कि ईरान पर बहुत जल्द हवाई हमला किया जाएगा और निशाने पर ईरान की वो लोकेशन होंगी जहां परमाणु बम बनाने का काम किया जा रहा है। इन दावों के साथ कुछ वीडियो भी चलाए गए जो इजराइल और अमेरिका के साझा अभ्यास के हैं। ये वीडियो खुद इजराइल की सेना की तरफ से जारी किए गए। ये अभ्यास इजराइल और अमेरिका की सेनाओं का अब तक का सबसे बड़ा अभ्यास है। दोनों देशों ने इस अभ्यास में पूरी ताकत झोंकी हुई है। 100 से ज्यादा एयरक्राफ्ट तो अकेले अमेरिकी फौज के ही इस अभ्यास में शामिल हैं। हजारों फौजी अभ्यास का हिस्सा हैं जो जल, थल और नभ यानी हर मोर्चे पर लड़ाई की तैयारी करते दिखे। समुद्र में अमेरिकी फौज के कुछ जंगी जहाज भी वीडियो में दिखे जो इजराइल के पड़ोसियों की टेंशन बढ़ाने वाले हैं, खासतौर पर ईरान की, क्योंकि इस वीडियो के साथ इजराइल के मीडिया ने दावा किया कि ईरान पर हवाई हमला बहुत जल्द होने वाला है और निशाने पर ईरान की वो जगह होगी जहां परमाणु बम बनाने का काम चल रहा है। साथ में यह भी कहा जा रहा है कि भले ही ये एक अभ्यास हो, लेकिन ईरान पर गिरने वाला बम पूरी तरह असली होगा। मतलब ये कि ईरान को सीधी सीधी चेतावनी। ईरान के बेहद करीब सेनाओं का ताकतवर अभ्यास वैसे ही उसकी टेंशन बढ़ाने वाला है। ऊपर से मीडिया का इतना बड़ा दावा आग में घी डालने से कम नहीं है। मतलब ये कि इजराइल की तरफ से ईरान को उकसाने की कोशिश। लेकिन अगर इजराइल के मीडिया का दावा सही निकला और इजराइल ने ईरान पर बम गिरा दिया तो बहुत बड़ा बवाल मचेगा। ईरान ने पिछले हफ्ते चेतावनी दी थी कि उसकी मिसाइलें और उसके खतरनाक ड्रोन बेकार नहीं जाएंगे। मतलब ये कि अगर हमला इजराइल की तरफ से हुआ तो ईरान भी जवाब देगा और एक बड़ी जंग छिड़ जाएगी। इधर पटना के पटना सिटी इलाके में पुलिस ने चाय की दुकान में अवैध शराब बेचने के आरोप में मां बेटे को गिरफ्तार कर लिया, जिसका विरोध करते हुए लोगों ने जमकर बवाल किया और सड़क पर आगजनी के साथ हंगामा शुरू कर दिया। बाद में उन लोगों ने पुलिस थाने का भी घेराव कर लिया और पुलिस के खिलाफ नारेबाजी की। हालात बिगड़ते देख दूसरे थानों से भी पुलिस की टीमें बुलाई गईं और लोगों को शांत कराने की कोशिश की गई, लेकिन भड़के हुए लोग मानने को तैयार नहीं हुए। उन्होंने आरोपियों को बेगुनाह बताते हुए उन्हें छोड़ने की मांग की और लगातार हंगामा करते रहे, जिसके बाद पुलिस ने लाठीचार्ज कर दिया। इस दौरान पुलिस कर्मियों ने बवाल करने वालों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा।
सड़क पर उतरे लोगों ने पुलिस पर दुकानदारों से रुपए मांगने का आरोप लगाया और नहीं देने पर शराब बेचने का झूठा आरोप लगाकर गिरफ्तार करने की बात कही। हालांकि पुलिस ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। वो आपराधिक किस्म का आदमी को यहाँ बैठा कर चाय पिलाता है। इस बवाल के बाद पूरे इलाके में बड़ी संख्या में पुलिस की तैनाती कर दी गई। इस बीच तालिबान अब चीन से खतरनाक ब्लोफिश ड्रोन खरीदना चाहते हैं। दोनों के बीच कूटनीतिक और आर्थिक रिश्ते लगातार मजबूत हुए और उसी के बल पर अफगानिस्तान को चीन से यह डील होने की भी पूरी उम्मीद है, जिसके लिए तालिबान अपने खजाने में बचे कुचे पैसे भी खर्च करने को तैयार हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से कंट्रोल होने वाला चीन का ब्लोफिश ड्रोन एक छोटे से हेलीकॉप्टर की तरह दिखता है, जो न सिर्फ मोटर लॉन्च कर सकता है बल्कि ग्रेनेड हमले और मशीन गन से फायरिंग भी कर सकता है, जिसे चीन की इयान नाम की कंपनी ने समुद्र और पहाड़ दोनों इलाकों के हिसाब से तैयार किया है, जिसका वजन करीब 14 किलो है और ये 15 किलो तक वजन के साथ उड़ सकता है। एक बार में करीब 60 मिनट तक उड़ान भरने वाले इस घातक ड्रोन की रफ्तार 70 किलोमीटर प्रति घंटा है। इधर तमिलनाडु के इरोड जिले में खराब मौसम की वजह से आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक श्री श्री रविशंकर के हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई और मौसम साफ होने के बाद रवाना किया गया। हेलीकॉप्टर में श्री श्री रविशंकर के साथ 4 और लोग मौजूद थे। बताया गया कि वो बेंगलुरु से तिरुपुर जा रहे थे, लेकिन खराब मौसम की वजह से सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व इलाके में उनके हेलीकॉप्टर की इमरजेंसी लैंडिंग करानी पड़ी। उधर जम्मू कश्मीर के रामबन और बनिहाल में बारिश और पहाड़ खिसकने की वजह से कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा रोक दी गई, जिसकी जानकारी कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने ट्वीट कर दी। उन्होंने रामबन और बनिहाल में यात्रा रुकने की वजह बारिश और खराब मौसम को बताया। बताया गया कि भारत जोड़ो यात्रा 27 जनवरी की सुबह 8 बजे फिर शुरू होगी। इस बीच बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को पुलिस ने क्लीन चिट दे दी। उन पर नागपुर में हुई कथा के दौरान अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगा था, जिसकी शिकायत पुलिस से अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम के संगठन से जुड़े लोगों ने की थी, जिनका आरोप था कि बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री लोगों को जादू टोना दिखाकर अंधविश्वास की तरफ धकेल रहे हैं। हालांकि नागपुर पुलिस ने इन आरोपों को खारिज कर दिया। इस प्रकार की कोई भी बात जो कि एक्ट के अंतर्गत गुनाह होता है वैसी नहीं है। पुलिस के मुताबिक उनकी एक टीम ने नागपुर में हुए उस कार्यक्रम की सारी फुटेज की तलाशी ली, जिसके बाद उन पर एंटी सुपरस्टिशन और ब्लैक मैजिक एक्ट यानी जादू टोने से जुड़े कानून के तहत मामला दर्ज करने के कोई सबूत हाथ नहीं लगे और इसलिए नागपुर पुलिस ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री को अंधविश्वास फैलाने के आरोप से बरी कर दिया। हालांकि पुलिस की जांच पूरी होने के बावजूद इस मुद्दे पर बहस बंद नहीं हुई और शिकायत करने वाली संस्था के अध्यक्ष ने आरोप लगाया कि पुलिस ने यह फैसला धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के दबाव में लिया। पुलिस का जो कानूनी दिमाग होता है उसने ये निकाला हुआ निष्कर्ष नहीं है, इतना तो मैं डेफिनेटली कहूंगा। दूसरी तरफ बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री इस फैसले से पूरी तरह संतुष्ट नजर आए। हमें कानून पर भरोसा, संविधान पर भरोसा था और उसी के कारण आज सब की जीत हुई। असल में ये बहस तब छिड़ी थी जब बीते दिनों नागपुर में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति नाम की संस्था ने धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। उधर यूक्रेन जंग में रूस का साथ दे रही चेचन आर्मी के मुखिया रमजान कादिरव का एक वीडियो सामने आया, जिसमें वो अपने लड़ाकों के साथ जश्न मनाते दिखे और इसकी वजह थी यूक्रेन के एक अहम फौजी ठिकाने पर जीत। वीडियो में कुछ चेचन लड़ाके यूक्रेन के बंकर पर कब्जा करने के बाद हवा में हथियार लहराते दिखाई दिए, जिनके साथ उनके कमांडर रमजान कादिरव भी नजर आए। वहीं उनमें कुछ लड़ाकों ने कब्जा किए हुए इलाके में तेज रफ्तार से गाड़ियां दौड़ाई। इस दौरान उनमें कुछ ताकत का प्रदर्शन करते दिखे तो कुछ ने हथियारों के साथ डांस भी किया। दावा है कि ये वो इलाका था जहां यूक्रेन के सैनिक तैनात थे, लेकिन उन्हें खदेड़कर चेचन लड़ाकों ने इसे अपने कब्जे में ले लिया। इस बीच लग्जरी कार बनाने वाली स्वीडन की कंपनी वॉल्वो कार्स ने दुनिया भर के बाजारों से अपनी करीब 1 लाख गाड़ियां वापस बुला ली। जिन कारों को वापस बुलाया गया वो सभी 2023 मॉडल की गाड़ियां हैं और वॉल्वो कार्स कंपनी की तरफ से बताया गया कि उनकी इन सभी गाड़ियों के ब्रेक सिस्टम में कुछ दिक्कत है, जिसकी वजह से वो सभी गाड़ियां बाजार से वापस बुलाई गई। वापस बुलाई गई गाड़ियों में वॉल्वो की C40, S60 और V90 जैसी लग्जरी कारें भी शामिल हैं। इधर लखनऊ में इमारत गिरने के मामले में समाजवादी पार्टी के विधायक शाहिद मंजूर के बेटे नवाजिश मंजूर को हिरासत में लिया गया। नवाजिश रियल एस्टेट के कारोबार से जुड़े हैं, जिन्हें मेरठ में पूछताछ के बाद लखनऊ भेजा गया। अब लखनऊ पुलिस नवाजिश से पूछताछ करेगी। असल में लखनऊ में जो इमारत गिरी वो उन्हीं की जमीन पर बनी थी। उधर अमेरिकी थिंक टैंक CSIS यानी सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ने दावा किया कि अमेरिका चीन से भिड़ने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि दावा है कि यूक्रेन की मदद करने की वजह से उसके पास हथियारों की भारी कमी हो गई है और अगर ऐसे हालात में चीन ने ताइवान पर हमला बोला तो उसे रोकने में अमेरिका को नाकों चने चबाने पड़ जाएंगे। अमेरिकी थिंक टैंक CSIS ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि चीन को जवाब देने के लिए अमेरिका को लंबी दूरी तक मार करने वाली एंटी शिप मिसाइलों की जरूरत होगी। लेकिन यूक्रेन को हथियार सप्लाई करने की वजह से अमेरिका के पास उन मिसाइलों की भारी कमी हो गई है, जिन्हें बनाने में कम से कम 2 साल का वक्त लगता है। रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि समंदर में जंग छिड़ने पर 1 हफ्ते के अंदर ही अमेरिका के हथियार खत्म हो जाएंगे।
जिसकी वजह से जंग में अमेरिका को भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। इससे पहले भी अमेरिकी थिंक टैंक ने यह दावा किया था कि चीन के खिलाफ जंग में उतरने पर अमेरिका के करीब 700 लड़ाकू विमान तबाह हो जाएंगे। यानी जंग होने पर चीन सुपर पावर अमेरिका पर भारी पड़ेगा। कुछ रोज पहले आई अमेरिकी थिंक टैंक CSIS की एक रिपोर्ट के मुताबिक युद्ध में अमेरिका के न सिर्फ 700 लड़ाकू विमान खत्म हो सकते हैं, बल्कि उसे अपने 20 युद्धपोतों से भी हाथ धोना पड़ सकता है। यही नहीं, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया था कि जंग होने पर चीन की नेवी अमेरिकी नौसेना को हरा देगी, क्योंकि चीन के पास 340 युद्धपोत हैं, जो अगले 2 साल में 400 तक पहुंच जाएंगे, जबकि अमेरिका के पास 300 जंगी जहाज हैं और वो 2045 तक इनकी संख्या 350 तक करने की योजना पर काम कर रहा है। मतलब ये कि अगर अमेरिका चीन से भिड़ा तो उसे हार का मुंह देखना पड़ सकता है। इधर भारतीय बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव को आईसीसी ने साल 2022 का T20 प्लेयर ऑफ द ईयर चुना, जिसका ऐलान आईसीसी के सालाना अवार्ड शो में किया गया, जिसमें सूर्य कुमार यादव को आईसीसी T20 प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला। इसके साथ ही उनके नाम एक साल के अंदर T20 में सबसे ज्यादा छक्के लगाने का भी रिकॉर्ड रहा। सूर्य कुमार ने साल 2022 में 31 T20 मैचों में 46.56 की औसत से 1164 रन बनाए, जिसमें 2 शतक और 9 अर्धशतक शामिल हैं। उधर बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव को अपने विधानसभा क्षेत्र राघोपुर में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। करीब 60 करोड़ रुपए की विकास योजनाओं की शुरुआत करने पहुंचे आरजेडी नेता तेजस्वी यादव को विकास के मुद्दे पर राघोपुर में 2 जगहों पर कुछ लोगों ने रोक लिया, जिसके लिए वो लोग तेजस्वी यादव के काफिले के सामने आ गए और उनकी गाड़ी को घेर लिया। प्रदर्शनकारियों ने आरजेडी नेता के सामने इलाके में सड़क बनवाने की मांग की। इस दौरान तेजस्वी ने अपनी गाड़ी का दरवाजा खोलकर उनकी मांगों को सुना। घोषणा कर दीजिए सर। जिसके बाद तेजस्वी यादव के काफिले को आगे बढ़ाने के लिए कुछ पुलिस वालों ने लोगों को समझा बुझाकर वहां से हटाया। इसी तरह राघोपुर में एक दूसरी जगह पर कुछ छात्र सड़क पर उतर आए और उन्होंने तेजस्वी यादव से वहां डिग्री कॉलेज खोलने की मांग की। तेजस्वी यादव वापस जाओ, वापस जाओ, वापस जाओ। विरोध करने के लिए ये छात्र कुछ पर्चे लेकर आए थे, जिन पर उनकी मांगे लिखी दिखी। इस बीच रूस के पूर्व राष्ट्रपति और पुतिन के वफादार दिमित्री मेदवेदेव ने उनके देश की सेना के पास मिसाइलों की कमी होने की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। पश्चिमी मीडिया की तरफ से लगातार ये खबरें आती रही हैं कि यूक्रेन से जंग लड़ रहे रूस के पास हथियारों की कमी हो गई है, जिससे उबरना उसके लिए मुश्किल होता जा रहा है। पश्चिमी मीडिया ने समय समय पर यह दावा किया कि रूसी सेना के पास सबसे ज्यादा कमी मिसाइलों की है। दावा किया गया कि अब रूस के पास इतनी मिसाइलें भी नहीं बची हैं कि वो उनसे लंबे वक्त तक यूक्रेन पर हमला कर पाए। लेकिन पश्चिमी मीडिया की इन खबरों पर रूस की सिक्योरिटी काउंसिल के डिप्टी चेयरमैन दिमित्री मेदवेदेव ने ब्रेक लगा दिया और ये दावा किया कि रूस के खिलाफ फैलाई जा रही ये खबरें गलत हैं। ये बयान उन्होंने रूस के इज़्विस्क शहर में रूस की सेना के लिए हथियार बनाने वाली कंपनी के एक प्लांट में दिया, जहां वो कुछ हथियारों के सैंपल देखने पहुंचे थे। इस दौरान रूस के पूर्व राष्ट्रपति मेदवेदेव ने दावा किया कि उनके देश की सेना के पास भरपूर मात्रा में हथियार हैं। उन्होंने साफ कहा कि जंग को शुरू हुए 11 महीने बीत जाने के बाद भी रूस के पास हथियारों की कोई कमी नहीं है। साथ ही दिमित्री मेदवेदेव ने बताया कि आने वाले दिनों में नए हथियारों की हजारों यूनिट की सप्लाई रूसी सेना को होनी है। उधर अमेरिका के टेक्सास में आए एक जबरदस्त बवंडर से तबाही मच गई। वहां मौजूद ह्यूस्टन शहर का तो इसने नक्शा बिगाड़ के रख दिया और ऐसी तबाही मचाई कि पूरे शहर में उथल पुथल मच गई। ह्यूस्टन से आए एक वीडियो में वहां मौजूद कुछ घर और दुकानें पूरी तरह बर्बाद नजर आए। ये बवंडर कुछ घरों की छत तक उड़ा कर ले गया, तो वहीं कुछ इलाकों में इसकी वजह से इतनी बारिश हुई कि बड़े बड़े ट्रक हादसे का शिकार हो गए। बताया गया कि इस दौरान इतनी तेज हवाएं चली कि लोगों के घर तक उजड़ गए और वहां की सड़कों पर लगे साइन बोर्ड और होर्डिंग तो टूटकर जमीन पर गिर पड़ी, जिसके बाद खतरे वाले इलाकों में सरकार ने इमरजेंसी लगाने की घोषणा कर दी। इस बीच अमेरिका और ब्रिटेन के दफ्तरों का किराया न चुकाने पर ट्विटर के खिलाफ केस दर्ज किया गया। पिछले साल ट्विटर को खरीदने के बाद से ही इसके मालिक एलॉन मस्क कंपनी के खर्चों में कटौती कर रहे हैं, लेकिन इसके बावजूद ट्विटर की हालत इतनी ज्यादा खराब है कि वो अमेरिका में अपने मुख्यालय का किराया भी नहीं चुका पा रही है। उस पर पिछले महीने का किराया $34 लाख यानी भारतीय रुपयों में करीब 28 करोड़ बकाया है। इसी तरह ब्रिटेन के दफ्तर का किराया नहीं चुकाने पर भी ट्विटर पर केस दर्ज किया गया। उधर पश्चिमी मीडिया की एक रिपोर्ट में रूस को लेकर बड़ा दावा किया गया, जिसमें बताया गया कि यूक्रेन से जारी जंग के बीच पुतिन अब तालिबान से हथियार जुटाने की फिराक में है। और ये वो हथियार हैं जो अफगानिस्तान से निकलते समय अमेरिकी सेना ने वहां छोड़ दिए थे। रिपोर्ट में दावा किया गया कि रूस इन हथियारों के बदले तालिबान सरकार को मान्यता देगा। इस समझौते के लिए जारी बातचीत पर पुतिन ने खुद नजर बनाई हुई है। असल में तालिबान के पास अफगानिस्तान में अमेरिकी सेना के हथियारों का बड़ा स्टॉक मौजूद है, जिन्हें यूक्रेन के खिलाफ रूस इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसा इसलिए क्योंकि पश्चिमी मीडिया ने कई बार यह रिपोर्ट छापी कि जंग में रूस की फौज के लिए हथियार कम पड़ते जा रहे हैं।
ऐसे में पुतिन ने इसका तोड़ निकाला और तालिबान से अफगानिस्तान में छोड़े गए अमेरिकी हथियारों के लिए बातचीत शुरू कर दी। पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया कि साल 2021 में अफगानिस्तान से हटने के बाद 5 लाख अलग अलग अमेरिकी हथियारों पर तालिबान ने कब्जा कर लिया था। इनके अलावा 50,000 बख्तरबंद गाड़ियां भी उनके हिस्से आ गई, जिन्हें पुतिन यूक्रेन के खिलाफ लड़ाई में अपनी सेना के हवाले करना चाहते हैं। इधर महाराष्ट्र में शिंदे गुट के विधायक संतोष बांगर पर हिंगोली के एक सरकारी कॉलेज के प्रिंसिपल से मारपीट करने का आरोप लगा, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। जानकारी के मुताबिक कुछ महिला शिक्षकों ने प्रिंसिपल के खिलाफ संतोष बांगर को शिकायत की थी। इसी के बाद वो कॉलेज पहुंचे और प्रिंसिपल से मारपीट की। हिंगोली सीट से विधायक संतोष बांगर पहले भी विवादों में रहे हैं। उधर एससीओ यानी शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन के विदेश मंत्रियों की होने वाली बैठक के लिए एस जयशंकर ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो को भारत आने का न्योता भेजा। और अगर बिलावल भारत आए तो 12 साल बाद कोई पाकिस्तानी मंत्री भारत का दौरा करेगा। इससे पहले 2011 में हिना रब्बानी खर भारत आई थी। एससीओ की ये बैठक मई महीने में गोवा में होगी, इसलिए मेजबान होने के नाते भारत ने पाकिस्तान और चीन समेत सभी सदस्य देशों को आने के लिए न्योता भेजा है। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया की एक रिपोर्ट के मुताबिक शहबाज शरीफ सरकार के पास अपने कर्मचारियों को वेतन देने के भी पैसे नहीं बचे, जिसके बाद वहां कर्मचारियों के वेतन में कटौती करने की तैयारी की जा रही है। और इसकी सिफारिश खुद शहबाज शरीफ की अध्यक्षता वाली एक समिति ने की। रिपोर्ट के मुताबिक इस समिति ने ऐसे उपाय सुझाए जो पाकिस्तान को बदहाली के दलदल से निकालने में मदद कर सकते हैं। खबरों के मुताबिक समिति ने सरकारी कर्मचारियों के वेतन में 10% कमी करने का सुझाव दिया। इसके साथ ही वहां कैबिनेट मंत्रियों, राज्य मंत्रियों और सलाहकारों की संख्या को 78 से घटाकर 30 करने के लिए भी कहा गया। खबर के मुताबिक शहबाज सरकार ये कदम IMF यानी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से कर्ज पाने के लिए उठाने जा रही है, जिसने पाकिस्तान से साफ कह दिया कि जब तक वो सरकारी खर्चों में कमी नहीं करेगा उसे कर्ज मिलने का सवाल ही नहीं उठता। और इस वक्त पाकिस्तान को अगर किसी चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है तो वो पैसों की है, जिसके लिए वो किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार है। यहां तक कि उसने अपनी खुफिया एजेंसी ISI के फंड में भी कटौती कर दी, जबकि IMF का डंडा चलने के बाद पाकिस्तान रक्षा बजट में पहले ही कमी कर चुका है, जिसे लेकर वहां की सेना ने शहबाज सरकार से नाराजगी भी जाहिर की थी। लेकिन आर्थिक तंगी झेल रही पाकिस्तानी सरकार ने उसकी नाराजगी की परवाह ही नहीं की, क्योंकि पाकिस्तान पिछले काफी समय से IMF से कर्ज की गुहार लगा रहा है, लेकिन वो अपनी शर्तों पर अड़ा है। हालांकि अब शहबाज सरकार ने मजबूरी में ही सही IMF की शर्तों पर काम करना शुरू कर दिया, लेकिन IMF की सख्त शर्तों को पूरा करने में महीनों लग सकते हैं, जबकि कंगाली की वजह से पाकिस्तान अभी से बेहाल है। अब तो वहां पेट्रोल और डीजल की भारी किल्लत भी शुरू हो गई। विदेशी मुद्रा भंडार खत्म होने की वजह से पाकिस्तान के लिए तेल का इंपोर्ट मुश्किल हो रहा है। इसीलिए पिछले कई दिनों से पाकिस्तान के पेट्रोल पंपों तक पेट्रोल पहुंचने में मुश्किल आ रही है। पेशावर के कई पेट्रोल पंपों से हैरान करने वाले वीडियो सामने आए। गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें में दिखी। कई पेट्रोल पंप ऐसे हैं जो पूरी तरह से बंद हो गए हैं, मतलब लोगों को देने के लिए उनके पास एक बूंद भी पेट्रोल बाकी नहीं बचा। तो कुछ ऐसे हैं जिनके पास लगी हुई कई मशीनों में सिर्फ एक आध मशीन ही काम कर रही है। ऐसे पेट्रोल पंपों पर गाड़ियों की बहुत लंबी कतारें दिख रही हैं। माना जा रहा है कि आने वाले कुछ दिनों में पूरे पाकिस्तान का हाल ऐसा ही होने वाला है। मतलब ये कि कंगाली की वजह से पूरा पाकिस्तान जहां है वहीं थम जाएगा। मतलब ये कि कंगाल पाकिस्तान में पेट्रोल का संकट खड़ा होने वाला है। लेकिन इस बदहाली में पाकिस्तान ने भारत के नक्शे कदम पर चलने का फैसला किया। आर्थिक नीतियों के मामले में पाकिस्तान भारत की नकल करेगा। खबर है कि पाकिस्तान की विदेश नीति में बहुत बड़ा बदलाव होगा और वो रूस से सस्ता कच्चा तेल खरीदेगा। उससे भी बड़ी बात यह कि रूस को पेमेंट डॉलर में नहीं होगी, बल्कि चीन की करेंसी युआन में रूस को कच्चे तेल की पेमेंट की जाएगी। भारत और रूस के रिश्ते तो हमेशा से मजबूत रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान से रूस की कभी नहीं बनी। हमेशा से पाकिस्तान अमेरिका के साथ वफादारी निभाता रहा है। लेकिन खबर है कि इस बार चीन ने पाकिस्तान और रूस को करीब ला दिया। खबर है कि मार्च से रूस का कच्चा तेल पाकिस्तान को मिलना शुरू हो जाएगा। यूक्रेन में जंग छिड़ने के बाद से ही भारत रूस का कच्चा तेल खरीद रहा है। इसीलिए अमेरिका तो भारत पर रूस का मददगार होने तक का आरोप लगा चुका है। लेकिन अब पाकिस्तान ने भी अमेरिका को एक बड़ा झटका दे दिया। हालांकि पाकिस्तान के फैसले के पीछे की वजह उसकी कंगाली है। पाकिस्तान अब तक के सबसे बुरे आर्थिक संकट का सामना कर रहा है और उसे संकट से निकालने के लिए IMF से बेल आउट पैकेज की जरूरत है। लेकिन पाकिस्तान की हालत इतनी खराब है कि दुनिया के किसी भी देश या किसी भी संस्था को कर्जा वापस मिलना मुमकिन नहीं दिख रहा। यही वजह है कि IMF ने सख्त शर्तों का इतना बड़ा पुलंदा पाकिस्तान को दे दिया, जिसे पूरा करना पाकिस्तान के बस की बात नहीं है। या यूं कहें कि सीधे तौर पर पाकिस्तान को IMF ने कर्ज देने से इनकार कर दिया। पाकिस्तान को यह भी लगता है कि अगर अमेरिका उसकी मदद करना चाहे तो IMF से कर्ज मिलना मुश्किल नहीं है। इसीलिए पाकिस्तान ने रूस के साथ तेल की डील कर अमेरिका को झटका दे दिया। इस बीच पाकिस्तान के मीडिया के मुताबिक चीन ने पाकिस्तान को एक ऐसा अल्टीमेटम दे दिया जो उसके गले की फांस बन सकता है। चीन के एक बैंक ने पाकिस्तान को 72 घंटे के अंदर अपना कर्ज चुकाने के लिए कहा है।
और ये अल्टीमेटम पाकिस्तान के लिए किसी बड़े बम के फूटने जैसा है, क्योंकि उसकी हालत इन दिनों खस्ता है। उसके पास अपने लोगों का पेट भरने तक के पैसे नहीं बचे। ऐसे में वो कर्ज चुकाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। लेकिन चीन के एक बैंक ने उसे 72 घंटे के अंदर 50 करोड़ डॉलर यानी भारतीय रुपयों में 4000 करोड़ रुपए चुकाने के लिए कह दिया, जिससे बदहाल पाकिस्तान की सांसें उखड़ सकती हैं। क्योंकि अगर उसने ये कर्ज चुकाया तो उसका विदेशी मुद्रा भंडार 4 अरब डॉलर से नीचे चला जाएगा, यानी उसकी कमर पूरी तरह टूट जाएगी। क्योंकि पहले ही डॉलर की कमी होने से वो दूसरे देशों से अपने लोगों के लिए अनाज और दूसरी चीजों का आयात नहीं कर पा रहा है। उधर ब्रिटेन की सरकार को एक सनसनीखेज रिपोर्ट के जरिए आगाह किया गया कि चीन को ब्रिटेन पर नजर रखने के लिए अपने जासूस वहां छोड़ने की जरूरत ही नहीं, क्योंकि चीन फ्रिज या बल्ब के जरिए भी ब्रिटेन के लाखों लोगों की जासूसी करवा सकता है। और इसके लिए चीन कार, लैपटॉप, स्मार्ट वॉच, घरों में इस्तेमाल होने वाले फ्रिज, यहां तक कि लाइट बल्ब जैसे उपकरणों में लगी छोटी सी चिप को अपना हथियार बना सकता है। ब्रिटेन की सरकार को भेजी गई ये रिपोर्ट अमेरिका की एक सिक्योरिटी कंपनी ने जारी की है। रिपोर्ट में दावा किया गया कि इलेक्ट्रॉनिक आइटमों में लगी चिप लोगों का सारा डेटा जमा करके उसे 5G नेटवर्क के जरिए आगे भेज सकती है। इससे चीन की सरकार लोगों की पल पल की जानकारी जुटा सकती है, उन्हें ट्रैक कर सकती है। और खतरे की बात यह है कि चिप बनाने वाली चीन की 3 कंपनियों के पास दुनिया के बाजार का 54% हिस्सा है। अगर कल को चीन की सरकार उन्हें ऑर्डर दे तो उन्हें सारा डेटा उसे सौंपना ही होगा। इस बीच रूस की संसद में एंटी LGBT कानून को मंजूरी दे दी गई। इस कानून के पास होने के बाद रूस में LGBT समुदाय के लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, क्योंकि इस कानून के तहत रूस में LGBT समुदाय के समर्थन में किसी भी तरह की किताब, लेख या खबर लिखने पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा LGBT समुदाय से जुड़ा कोई भी शख्स सार्वजनिक जगहों पर अपनी पहचान नहीं बता पाएगा और अपना प्रचार नहीं कर पाएगा। रूस के एंटी LGBT कानून में नियम तोड़ने पर 4 लाख रूबल यानी भारतीय रुपयों के हिसाब से करीब 5 लाख रुपए तक का जुर्माना वसूलने का प्रावधान भी किया गया है। इधर दिल्ली के आबकारी घोटाला मामले में ईडी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपियों की करोड़ों की संपत्ति जब्त कर ली। इस मामले में ईडी अब तक 6 आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिन पर एक्शन लेते हुए ईडी ने करीब 76 करोड़ की संपत्ति जब्त कर ली। जिन आरोपियों की संपत्ति जब्त की गई उनमें समीर महेंद्रू भी शामिल हैं, जिनका दिल्ली में करीब 35 करोड़ का घर ईडी ने अपने कब्जे में ले लिया। इसके अलावा गुरुग्राम और मुंबई में भी आरोपियों की संपत्तियों को ईडी ने जब्त किया। उधर यूक्रेन के खुफिया विभाग से जुड़े एक अधिकारी ने दावा किया कि पुतिन पश्चिमी देशों के डॉक्टरों की वजह से ही जिंदा हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि ये डॉक्टर ही पुतिन के इलाज का जिम्मा उठा रहे हैं और उन्हीं की दी दवाइयों की मदद से पुतिन कैंसर से लड़ पा रहे हैं। ये दावा यूक्रेन की खुफिया एजेंसी के प्रमुख वजिम स्किबिट्स्की ने किया। उनके मुताबिक पश्चिमी देशों के डॉक्टरों की एक टीम पुतिन की हालत पर लगातार नजर बनाए हुए है। साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि अगर ये काम रूस के डॉक्टर्स के भरोसे छोड़ दिया जाता तो पुतिन का बचना मुश्किल हो जाता। इसी वजह से पुतिन ने पश्चिमी देशों के ज्यादा काबिल और अनुभवी डॉक्टरों को इसके लिए चुना। स्किबिट्स्की ने दावा किया कि पुतिन कैंसर की बीमारी से बुरी तरह परेशान है और उनकी हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही है। इधर हिमाचल प्रदेश के कई इलाकों में भारी बर्फबारी के बीच प्रशासन अलर्ट हो गया। पर्यटकों से ऊंचाई वाले इलाकों में न जाने की अपील की गई, क्योंकि अटल टनल और रोहतांग पास में भारी बर्फबारी के साथ हल्की बारिश भी हुई। ऐसे में सैलानियों से वहां नहीं जाने की अपील की गई। स्नोफॉल का ही वेट हो रहा था 2 दिन से और आज लास्ट में मुझे स्नोफॉल देखने मिल ही गया। मनाली समेत हिमाचल के कई इलाकों में बर्फबारी के बीच पर्यटकों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने उनसे सतर्क रहने को कहा है। इस बीच हरियाणा के रोहतक में एक डॉक्टर पर अपने 2 बच्चों और पत्नी की हत्या के बाद खुदकुशी का आरोप लगा। पुलिस ने वहां से एक सुसाइड नोट मिलने का दावा किया, जिसे जांच के लिए भेजा गया ताकि सच्चाई का पता लगाया जा सके। कमरे की पड़ताल के दौरान पुलिस को टेबल से शराब की एक बोतल और नींद की कुछ गोलियां भी मिली। मैं परेशान चल रहा हूं, जिसकी वजह से उसने खुद को और अपने बच्चों और बीवी को ये घटना को अंजाम दिया। पुलिस को शुरुआती जांच के आधार पर परिवार की हत्या के बाद डॉक्टर की खुदकुशी का शक है। उधर खबर है कि भारत को दुनिया का सबसे ताकतवर एयर डिफेंस सिस्टम S-500 मिल सकता है। भारत के पास इस हथियार का पुराना वर्जन S-400 मौजूद है, लेकिन रूस का कहना है कि वो भारत के लिए इस खतरनाक मिसाइल सिस्टम का एक्सपोर्ट वर्जन बना सकता है। और अगर यह हथियार भारत को मिल गया तो चीन और पाकिस्तान की हालत खराब हो जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक S-500 प्रीमिथे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम है जो दुश्मन के विमानों और मिसाइलों से सुरक्षा देता है। भारत के पास इसका पुराना वर्जन S-400 है, लेकिन रक्षा मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि रूस से भारत को S-500 एयर डिफेंस सिस्टम भी मिल सकता है, क्योंकि 2 साल पहले रूस ने यह कहा था कि जरूरत पड़ने पर वो भारत के लिए S-400 का एक्सपोर्ट वर्जन भी बनाएगा, जिसके मिलने के बाद भारत की ताकत कई गुना बढ़ जाएगी। एक रिपोर्ट के मुताबिक रूस 2021 से S-500 का निर्माण कर रहा है और उसने अब तक 30 मिसाइल डिफेंस सिस्टम बनाए हैं, जिनकी मिसाइलें अपने एक प्रहार से जंग का रुख बदलने की ताकत रखती हैं। रूस के मुताबिक S-500 प्रीमिथे की रेंज 600 किलोमीटर से ज्यादा है। मतलब इस रेंज में आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल, लड़ाकू विमान और ड्रोन को यह मार गिराएगा।
यही नहीं, इसमें इस्तेमाल होने वाली मिसाइलें हाइपरसोनिक हैं, जिन्हें इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों को मार गिराने के लिए बनाया गया है। इसके अलावा ये हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल और लड़ाकू विमानों को भी हवा में ध्वस्त कर सकती है। S-500 दुश्मन की हर उस मिसाइल का काल है जिसकी रेंज 3500 किलोमीटर है। ये उस रडार सिस्टम के लिए यमराज है जिसकी ताकत 3000 किलोमीटर तक ताक झांक करने की है। इधर भारतीय टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्जा और रोहन बोपन्ना की जोड़ी ने ऑस्ट्रेलियन ओपन के फाइनल में जगह पक्की कर ली, जहां पहुंचने के लिए उन्हें सेमीफाइनल मुकाबले में जबरदस्त पसीना बहाना पड़ा। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में खेला गया मिक्स डबल्स का सेमीफाइनल मुकाबला 52 मिनट तक चला, जिसमें भारतीय जोड़ी ने 7-6, 6-7 और 10-6 से जीत हासिल कर फाइनल में अपनी जगह बना ली। इस बीच वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने ज़ेलेंस्की और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA पर उनकी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया। वैगनर ग्रुप पुतिन की प्राइवेट आर्मी है जो पूरी दुनिया में कसाई ब्रिगेड के नाम से मशहूर है, जिसके लड़के दुश्मन को बेरहमी से मारने के लिए पूरी दुनिया में बदनाम है। यूक्रेन में रूसी सेना के साथ मिलकर न सिर्फ कादिरव के लड़ाके जंग लड़ रहे हैं, बल्कि वैगनर ग्रुप के लड़ाके भी ज़ेलेंस्की के सैनिकों पर कहर बरपा रहे हैं। लेकिन इस बीच वैगनर ग्रुप के मालिक येवगेनी प्रिगोजिन ने यह आरोप लगाया कि ज़ेलेंस्की और अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA उनकी हत्या करने की साजिश रच रही है। उनका कहना है कि जिस तरह पिछले साल अगस्त में पुतिन के करीबी अलेक्जेंडर दुगिन की बेटी को मारा गया था, उसी तरह उन्हें भी मारने का प्लान तैयार किया गया है। इधर मुंबई पुलिस ने करीब 19 लाख के नकली नोटों के साथ 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। दोनों पर बाजार में नकली नोटों की सप्लाई का आरोप है, जिन्हें पुलिस ने धर दबोचा। इनमें फहीम शेख नाम के आरोपी की गिरफ्तारी मुंबई के मालवनी इलाके से हुई, जबकि महबूब शेख नाम का दूसरा आरोपी पालघर से पकड़ा गया। 19 लाख के 2 आरोपी फहीम शेख और पालघर का महबूब शेख, इन दोनों से प्राप्त किया है पुलिस ने। पुलिस इस बात की जांच में जुटी है कि इनके पास नकली नोट कहां से आए और इनकी छपाई कहां की गई। कुछ रोज पहले छापे में मालवनी इलाके से ही 60 लाख रुपए के नकली नोट बरामद हुए थे। उधर पिछले साल मोहाली में पंजाब पुलिस के मुख्यालय पर हुए रॉकेट लॉन्चर हमले के मामले में NIA ने दीपक नाम के आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पकड़े गए आरोपी का संबंध पाकिस्तान में बैठे आतंकी रिंदा से बताया गया, जिसने पिछले साल 9 मई को मोहाली में पंजाब पुलिस के मुख्यालय पर रॉकेट लॉन्चर से हमला करवाया था। आरोप है कि गिरफ्तार किया गया दीपक उर्फ रंगा भी उस हमले की साजिश में शामिल था। NIA ने आरोपी दीपक को नेपाल बॉर्डर से गिरफ्तार किया। इस बीच पश्चिमी मीडिया ने दावा किया कि यूक्रेन जंग में आत्मघाती ड्रोन देकर मदद करने वाले ईरान को रूस अपने ताकतवर हेलीकॉप्टर बेच सकता है। इससे पहले ईरान रूस से सुखोई 35 खरीदने की भी डील कर चुका है। यानी जिस तरह से ईरान जंग में शाहिद 136 ड्रोन देकर रूस के हाथ मजबूत कर रहा है, उसी तरह पुतिन भी ईरान को ताकतवर हथियारों से लैस करने में जुटे हैं, क्योंकि रूस पहले ही ईरान को हाइपरसोनिक मिसाइल और सुखोई 35 लड़ाकू विमान देने का वादा कर चुका है। और अब पश्चिमी मीडिया ये दावा कर रहा है कि पुतिन अपने सबसे ताकतवर का-52 और मी-28 एनी अटैक हेलीकॉप्टर भी ईरान को दे सकते हैं। रूस का दावा है कि उसका का-52 हेलीकॉप्टर किसी भी मौसम में टैंक, तोप और बख्तरबंद गाड़ियों को तबाह करने में सक्षम है। इसके अलावा ये रॉकेट और एंटी टैंक मिसाइलों से भी लैस है। इसी तरह रूस का मी-28 एनी भी बेहद घातक अटैक हेलीकॉप्टर माना जाता है। इधर केंद्र सरकार लाल किले की तरह देश की 1000 ASI की संरक्षित इमारतें निजी कंपनियों को सौंपेगी। इनमें 500 इमारतें 15 अगस्त तक निजी कंपनियों को देने की तैयारी है, जो उनके रखरखाव की जिम्मेदारी संभालेंगी। केंद्र सरकार ने यह कदम कुछ साल पहले शुरू की गई अपनी मॉन्यूमेंट मित्र योजना के तहत उठाया है। रेड फोर्ट का मॉन्यूमेंट एक मॉन्यूमेंट मित्रा ने लेकर उस पे कुछ अच्छे एक्सपीरियंसेस क्रिएट किए हैं। केंद्र सरकार के मुताबिक इस योजना से न केवल धरोहरों की देखभाल अच्छी होगी, बल्कि पर्यटन और रोजगार को भी बढ़ावा मिलेगा। उधर गरीबी की मार झेल रहे मुस्लिम देश मिस्र के लिए भारत ने मदद के दरवाजे खोल दिए। मिस्र इस वक्त मुश्किल दौर से गुजर रहा है और सारे मुस्लिम देश उसका साथ छोड़ चुके हैं। लेकिन मुसीबत में फंसे मिस्र के लिए भारत ने मददगार बनने का फैसला कर लिया। आर्थिक संकट में फंसे मिस्र के लिए कभी UAE और सऊदी अरब सहारा हुआ करते थे, लेकिन इन अमीर मुस्लिम देशों ने भी इस बार मिस्र को पूरी तरह अकेला छोड़ दिया। लेकिन बेसहारा दिख रहे मुस्लिम देश मिस्र के लिए भारत ने बड़े भाई का किरदार निभाने का फैसला कर लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने उनका जोरदार स्वागत किया। राष्ट्रपति भवन में इतना जोरदार स्वागत दुनिया के बड़े बड़े मुस्लिम देशों को भी हैरान करने वाला रहा। लेकिन बात सिर्फ यहीं खत्म नहीं हुई। भारत ने मिस्र को सम्मान भी दिया और सहारा भी दिया। मिस्र के लिए जो काम उसके पड़ोसी और हमेशा उसका सहारा बने रहने वाले मुल्क नहीं कर पाए, वो काम उसके लिए भारत ने किया और मिस्र के साथ कई अहम समझौते किए। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अहम समझौतों का ऐलान किया। प्रधानमंत्री ने मिस्र और भारत के रिश्तों का इतिहास हजारों साल पुराना बताया। भारत और मिस्र विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से है। हमारे बीच कई हजारों वर्ष का अनवरत नाता रहा है।
मिस्र के राष्ट्रपति अब्दुल फतेह अल सीसी ही भारत के गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट भी हैं। मिस्र और भारत के बीच साइबर सिक्योरिटी, सूचना और तकनीक, प्रसारण और शिक्षा समेत कई अहम समझौते हुए। इधर श्रीनगर में एयरपोर्ट के पास सरकारी जमीन पर बनाई गई एक इमारत को बुलडोजर से गिरा दिया गया। ये बिल्डिंग उमर अब्दुल्ला की पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता अली मोहम्मद सागर की बताई गई, जो सरकारी जमीन पर अवैध तरीके से बनाई गई थी, जिस पर प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया। जम्मू कश्मीर में अवैध कब्जे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत यह कार्रवाई की गई। इस बीच अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन के बाद वहां के उपराष्ट्रपति माइक पेंस के घर से भी गोपनीय दस्तावेज मिले। ये जानकारी माइक पेंस के वकील ने ही दी। ये जानकारी ऐसे समय में सामने आई जब अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के घर से कई बार गोपनीय दस्तावेज मिल चुके हैं, जिसके बाद अमेरिका के पूर्व उपराष्ट्रपति माइक पेंस के घर से भी गोपनीय दस्तावेज मिल गए। पेंस के वकील ने जानकारी दी कि उनके घर पर 19 जनवरी को तलाशी ली गई, जिसके बाद वहां से कुछ गोपनीय दस्तावेज मिले, जिन्हें नेशनल आर्काइव्स को सौंप दिया गया। यानी अब वो दस्तावेज सुरक्षित हैं, क्योंकि पद से हटने के बाद पेंस के पास उन दस्तावेजों को रखने का अधिकार नहीं था। अमेरिकी मीडिया ने दावा किया कि इस तलाशी के लिए माइक पेंस ने खुद हामी भरी थी, जिसके बाद जांच अधिकारी उनके घर पहुंचे। वैसे इस तरह के मामले में जो बाइडेन और डोनाल्ड ट्रंप दोनों फंसे हुए हैं। ट्रंप के घर पर पिछले साल सितंबर में छापे पड़े थे और बाइडेन के घर और दफ्तर की पिछले साल नवंबर से कई बार तलाशी ली जा चुकी है और इस दौरान वहां 20 से अधिक सीक्रेट डॉक्यूमेंट मिल चुके हैं। जिसके बाद बाइडेन ने इस पर हैरानी जताई थी और कहा था कि उन्हें इन दस्तावेजों के उनके घर से मिलने पर आश्चर्य है और वो इस मामले की जांच में सहयोग करेंगे। जबकि ट्रंप का कहना है कि बाइडेन अपनी पावर का गलत इस्तेमाल करके जांच का रुख बदल सकते हैं, क्योंकि शुरू में बाइडेन के घर और दफ्तर पर एफबीआई ने छापा नहीं मारा था, जबकि ट्रंप के घर पर पहली ही बार में एफबीआई की टीम पहुंच गई थी और अब एक और बड़े नाम के घर से वैसे ही दस्तावेज मिले। जबकि माइक पेंस ये कह चुके हैं कि उनके पास कोई भी दस्तावेज नहीं है, लेकिन गोपनीय दस्तावेज मिलते ही माइक पेंस की मुश्किल बढ़ती नजर आई, क्योंकि अटकलें हैं कि वो 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए उम्मीदवारी पेश कर सकते हैं। इन गोपनीय दस्तावेजों को क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट भी कहते हैं, जिसके तहत 3 कैटेगरी के दस्तावेज आते हैं। पहला कॉन्फिडेंशियल, दूसरा सीक्रेट और तीसरा टॉप सीक्रेट। और अमेरिका में इस तरह के दस्तावेजों को हटाना अपराध की श्रेणी में आता है और दोषी को 3 साल से 10 साल तक की सजा हो सकती है। इधर तेलुगु देशम पार्टी के अध्यक्ष चंद्रबाबू नायडू के बेटे नारा लोकेश को आंध्र प्रदेश पुलिस ने 4000 किलोमीटर लंबी पदयात्रा के लिए मंजूरी दे दी, जो 27 जनवरी को चित्तूर जिले से शुरू होगी। इससे पहले चंद्रबाबू की सभा में भगदड़ मचने के बाद आंध्र प्रदेश में सरकार ने सार्वजनिक रैलियों पर रोक लगा दी थी, लेकिन हाई कोर्ट ने उस आदेश को जारी रखने से इनकार कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने नारा लोकेश को पदयात्रा की इजाजत दे दी। उधर बिहार के भागलपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ पुलिस वाले जाकर पुलिस की गाड़ी से ही भिड़ गए और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो जमीन पर ही गिर पड़े। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक तरफ से पुलिस की जीप आती दिखी, जिसे सामने से आ रही 2 मोटरसाइकिलों ने टक्कर मार दी। जैसे ही ये मोटरसाइकिलें जीप से टकराई, उनमें बैठे पुलिस के जवान सड़क पर गिर पड़े। इसके बाद जो हुआ, ब्रेक के बाद बहकावे में ना आए, नहीं तो उसे भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। माना जा रहा है कि ऐसा करके रूस ने नेटो देश तुर्की को अपने पाले में लाने की कोशिश की, क्योंकि तुर्की ने भले ही जंग में खुले तौर पर रूस का कभी विरोध नहीं किया, लेकिन वो यूक्रेन को हथियार देकर मजबूत जरूर करता रहा। तुर्की ने कई बार यूक्रेन की मदद के लिए घातक हथियारों की सप्लाई की है। उसके बारकताश TB2 ड्रोन तो जंग में यूक्रेन के लिए गेम चेंजर साबित हुए। इसके साथ ही उसने अपनी भरोसेमंद बख्तरबंद गाड़ी किर्पी की एक बड़ी खेप भी यूक्रेन भेजी थी और तुर्की के ये हथियार रूसी सेना के लिए ही सिरदर्द साबित हुए। इसी वजह से माना जा रहा है कि रूस ने ग्रीस के साथ उसके तनाव का फायदा उठाने के लिए एक अलग दांव खेल दिया। रूस ने नेटो देश ग्रीस को चेतावनी दे दी कि वो अमेरिका से दूरी बना ले। वैज्ञानिकों ने दावा किया कि रूस और यूक्रेन की जंग इतने खतरनाक मोड़ पर है कि पृथ्वी पर प्रलय की उल्टी गिनती अब शुरू हो चुकी है और कयामत बस 90 सेकंड ही दूर है। इंसानों के वजूद पर खतरे का अंदाजा लगाने वाले अमेरिका के संगठन बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने बिल्कुल साफ साफ कहा कि दुनिया कयामत की दहलीज पर खड़ी है और इसके लिए 1 साल पूरा करने जा रही रूस और यूक्रेन की लड़ाई सबसे ज्यादा जिम्मेदार है, क्योंकि हर बीतते दिन के साथ यूक्रेन में परमाणु जंग का खतरा गहराता जा रहा है। इसी वजह से बुलेटिन ऑफ द एटॉमिक साइंटिस्ट ने इस साल अपनी डूम्सडे क्लॉक यानी कयामत की घड़ी में कांटे आगे बढ़ा दिए और दावा किया कि घड़ी में कयामत का वक्त होने में अब बस 90 सेकंड ही बचे हैं। जबकि 1947 में जब कयामत की घड़ी बनाई गई थी तब उसके कांटे 12 बजने से 7 मिनट पीछे थे, मगर मिनटों का वो वक्त इस साल 90 सेकंड पर ही सिमट गया। बीते 76 साल में कयामत की घड़ी के कांटे 12 बजे के इतने करीब कभी नहीं पहुंचे।
यहां तक कि उस शीत युद्ध के दौरान भी नहीं, जब अमेरिका और तब का सोवियत संघ दुनिया पर राज करने के लिए एक दूसरे को आंखें दिखाने में लगे थे। लेकिन यूक्रेन पर रूस की जंग ने पूरी दुनिया बदल दी। और जिस तरह यूक्रेन में रूस के कभी भी परमाणु बम गिराने की आशंका जताई जा रही है, उसने वैज्ञानिकों के रोंगटे खड़े कर दिए हैं। हालांकि कयामत की घड़ी असल में ऐसी कोई घड़ी नहीं है जो वक्त बताती हो। उसमें 12 बजने में 90 सेकंड के वक्त का यह मतलब नहीं है कि अगले 1.5 मिनट में दुनिया खत्म हो जाएगी। वो बस वैज्ञानिकों के लिए इंसानों पर खतरे की गंभीरता को दिखाने का एक जरिया है। कयामत की घड़ी में 12 बजने यानी आधी रात होने का मतलब है प्रलय, विनाश। हर साल उसके कांटों को आगे या पीछे करके वैज्ञानिक दुनिया के लिए खतरे की तरफ इशारा करते हैं। घड़ी के कांटे 12 बजे के जितने करीब होंगे, खतरा उतना ही ज्यादा होगा। बीते 3 साल से यह घड़ी प्रलय से 100 सेकंड पीछे थी, लेकिन अब घड़ी का वक्त बदल गया है और वो 12 बजने के सबसे करीब जा पहुंची है। और उसी प्रलय की एक झलक दिखाई पुतिन ने, जो एक मिसाइल की शक्ल में। ज़रकॉन नाम की यह मिसाइल एक ऐसी मिसाइल है जिसका वार हुआ तो प्रलय तय है। पुतिन ने अपनी इस मिसाइल की ताकत समंदर में दिखाई। रूस का दावा है कि उसकी ये मिसाइल अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों तक को निशाना बना सकती है। रूस की तरफ से इसका एक वीडियो भी जारी किया गया, जिसमें पुतिन की यह हाइपरसोनिक मिसाइल टारगेट को भेदने के लिए आसमान को चीरती हुई आगे बढ़ती दिखाई दी। ज़रकॉन की ताकत पर रखने का जो वीडियो रूस ने जारी किया, उसमें अटलांटिक महासागर में एक रूसी युद्धपोत एडमिरल गर्शकोव तेजी से आगे बढ़ता नजर आया। उस दौरान जंगी जहाज के अंदर मिसाइल दागने की तैयारी होती रही। सारी तैयारी पूरी होने के बाद युद्धपोत से मिसाइल छोड़ दी गई, जिसके बाद आग उगलती हुई ज़रकॉन मिसाइल युद्धपोत से निकली और फिर पलक झपकते ही तेजी से टारगेट की तरफ बढ़ गई। और रूस की तरफ से यह दावा किया गया कि ज़रकॉन मिसाइल ने समंदर में मौजूद अपने टारगेट को तबाह कर दिया, जो वहां से करीब 900 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद था। मतलब यह मिसाइल कोई ऐसी वैसी मिसाइल नहीं है, बल्कि आसमान में उड़ती मौत है। और कहा जाता है कि यह पुतिन के तरकश का वो तीर है जो कभी खाली नहीं जाता, यानी जिसके ऊपर ज़रकॉन मिसाइल का वार होगा उसका खात्मा तय है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले साल मई में रूस ने पहली बार इस हाइपरसोनिक मिसाइल का परीक्षण किया था, और जब इस मिसाइल ने बैरेंट सागर के ऊपर हुंकार भरी थी तो पूरी दुनिया चौंक गई थी। पुतिन की यह मिसाइल अपनी तेजी की वजह से दागने के कुछ ही पलों में गायब हो जाती है, क्योंकि इस मिसाइल की रफ्तार 11,000 किलोमीटर प्रति घंटा से भी ज्यादा है और ये 1,000 किलोमीटर दूर अपने दुश्मन को तबाह करने की ताकत रखती है। मतलब ये कि भनक लगने से पहले ही ये मिसाइल अपने दुश्मन का काम तमाम कर देगी। और तो और 30 फीट लंबी इस मिसाइल में 200 किलोटन परमाणु हथियार लोड किए जा सकते हैं। रूस का दावा है कि ज़रकॉन मिसाइल से रूस, अमेरिका और ब्रिटेन के शहरों को एक झटके में तबाह कर सकता है, जिसकी कई बार पुतिन धमकी भी दे चुके हैं, क्योंकि उनकी लाख चेतावनियों के बाद भी नेटो देश यूक्रेन को एक से बढ़कर एक हथियार दे रहे हैं, जिनके दम पर यूक्रेन 11 महीने से रूस के सामने खड़ा है। पश्चिमी मीडिया का दावा है कि इसी वजह से पुतिन ने 4 जनवरी को ज़रकॉन मिसाइल से लैस जंगी जहाज एडमिरल गर्शकोव को अमेरिका की तरफ रवाना किया था। और अब पुतिन ने समंदर में ज़रकॉन की ताकत दिखाकर पश्चिमी देशों को खुली चुनौती दे दी, क्योंकि समंदर में जिस जगह रूस का जंगी जहाज मौजूद है, वहां से अमेरिका के कई शहर ज़रकॉन मिसाइल की रेंज में। मतलब पुतिन ने यह साफ कर दिया कि अगर अमेरिका ने रूस के खिलाफ आक्रामक रवैया नहीं छोड़ा तो वो अपनी इस परमाणु मिसाइल से उसके शहरों पर वार करने से भी नहीं चूकेंगे। इधर लखीमपुर हिंसा मामले के मुख्य आरोपी और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्र टेनी के बेटे आशीष मिश्र को सुप्रीम कोर्ट ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत दे दी। कोर्ट ने उन्हें 8 हफ्ते के लिए रिहा करने का आदेश दिया, लेकिन शर्तों का उल्लंघन करने पर जमानत रद्द भी हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत देते हुए आशीष मिश्र को यूपी और दिल्ली से बाहर रहने का आदेश दिया है। कोर्ट से आशीष मिश्र के साथ हत्या के 4 और आरोपियों को भी जमानत मिली। मामले की अगली सुनवाई 14 मार्च को होगी। उधर पूर्व मंत्री और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्टी के नेता फवाद चौधरी के गिरफ्तार होने के बाद इमरान खान पर भी गिरफ्तारी की तलवार लटकने लगी। इमरान खान की पार्टी पीटीआई के कई नेताओं ने ट्वीट करके यह आशंका जताई कि इमरान को कभी भी अरेस्ट किया जा सकता है, जिसके बाद रोटी के संकट से जूझ रहे पाकिस्तान में सियासी बवाल खड़ा हो गया। इमरान खान की गिरफ्तारी की आशंका ने उनके समर्थकों को भड़का दिया। लाहौर में उनके सरकारी आवास के बाहर सैकड़ों समर्थकों की भीड़ जमा हो गई। वहां शहबाज शरीफ सरकार के खिलाफ नारे लगाए जाने लगे। इमरान खान के समर्थक उनकी गिरफ्तारी होने पर आर पार की लड़ाई की कस्में खाने लगे। वहां से आए एक वीडियो में एक आदमी अपने बच्चों को लेकर जाता दिखाई दिया। वो इमरान खान की गिरफ्तारी पर पुलिस से भी भिड़ जाने के लिए तैयार नजर आया। इनकी लाशों के ऊपर से लेके जाएंगे, वो अगर गिरफ्तार करके लेके जाएंगे। इससे पहले फवाद चौधरी ने इमरान खान के आवास के बाहर ही एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जहां बड़ी संख्या में जुटे लोगों के बीच फवाद चौधरी ने शहबाज शरीफ सरकार पर इमरान खान की गिरफ्तारी की तैयारी करने का आरोप लगा दिया। इसके साथ ही उन्होंने वहां से पाकिस्तान की सरकार को खुली चुनौती भी दे दी।
और साफ कह दिया कि अगर इमरान खान को गिरफ्तार किया गया तो पाकिस्तान सुलग उठेगा। पाकिस्तान के सबसे बड़े लीडर को गिरफ्तार करके पाकिस्तान में क्या आग लगाना चाहते हैं? बताया गया कि जब फवाद चौधरी इमरान खान के आवास से लौट रहे थे उसी वक्त उन्हें इस्लामाबाद पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद फवाद चौधरी की पत्नी ने उनको अगवा करने का आरोप लगा दिया। हालांकि बाद में पुलिस ने फवाद चौधरी को लाहौर की एक कोर्ट ले जाने का दावा किया, जहां उनके ऊपर फूल बरसाए गए। वहां भी फवाद चौधरी के बागी तेवर बरकरार रहे। बताया गया कि उन्हें पाकिस्तान के चुनाव आयोग के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में गिरफ्तार किया गया। और इसी केस में कुछ रोज पहले पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने इमरान खान और फवाद चौधरी समेत पीटीआई के 3 नेताओं के खिलाफ वारंट जारी किया था, जिसके बाद इस्लामाबाद की पुलिस ने फवाद चौधरी के खिलाफ कार्रवाई की। अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पॉम्पियो की एक किताब ने भारत और पाकिस्तान में सनसनी फैला दी। माइक पॉम्पियो की किताब के मुताबिक 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध होने वाला था, जिसके लिए दोनों देश अपने परमाणु हथियारों को तैयार करने में जुट गए थे। माइक पॉम्पियो का दावा है कि उनकी ही कोशिश की वजह से भारत और पाकिस्तान के बीच परमाणु युद्ध टला। मतलब ये कि 2019 में भारत और पाकिस्तान के बीच बहुत बड़ी जंग होने वाली थी। ये घटना फरवरी 2019 की है। 14 फरवरी को पाकिस्तान के इशारे पर आतंकियों ने पुलवामा में सीआरपीएफ की बस पर हमला किया था, जिसमें भारत के 40 जवान शहीद हो गए थे। जवाब में 26 फरवरी को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान में घुसकर बालाकोट में हमला किया था और जैश के ट्रेनिंग कैंपों को तबाह कर दिया था। लेकिन माइक पॉम्पियो का दावा यह है कि भारत की तरफ से हुई सर्जिकल स्ट्राइक ने पाकिस्तान की नींद उड़ा दी थी। पाकिस्तान इस कदर भड़क उठा था कि वो अपने परमाणु बमों को तैयार करने में जुट गया था। और माइक पॉम्पियो का दावा अगर सही है तो भारत ने भी पाकिस्तान को एटम बम का जवाब एटम बम से ही देने की तैयारी कर ली थी। उनकी किताब का नाम है नेवर गिव एन इंच, फाइटिंग फॉर द अमेरिका आई लव। किताब में उन्होंने लिखा कि भारत और पाकिस्तान की तैयारियों की खबर उन्हें किसी जासूस ने नहीं बल्कि खुद भारत की उस वक्त की विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने दी थी। घटना 27 और 28 फरवरी की दरमियानी रात की है, यानी बालाकोट में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के ठीक एक दिन बाद की। ये वो दिन था जब जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान की सीमा पर जबरदस्त तनाव बना हुआ था। और बुरी तरह बौखलाए हुए पाकिस्तान ने अपने कुछ F-16 जेट भी भारत की ओर भेजे थे, लेकिन भारत के मिग फाइटर जेट ने ही पाकिस्तान के F-16 को ढेर कर दिया था। माइक पॉम्पियो के मुताबिक उसी वक्त पाकिस्तान के पैरों तले जमीन खिसक गई थी और शाम ढलते ढलते उसने भारत पर एटम बम गिराने का मन बना लिया था। पाकिस्तान की तरफ से इस तरह के किसी भी एक्शन की या प्लानिंग की कोई खबर पहले कभी नहीं आई थी। लेकिन माइक पॉम्पियो के मुताबिक भारत को पाकिस्तान में चल रही हर हलचल की खबर थी। इसीलिए पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज ने माइक पॉम्पियो को पाकिस्तान की तैयारियों की खबर दी थी। साथ में यह भी बताया था कि भारत भी पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। किताब में पॉम्पियो ने लिखा कि वो रात उनके लिए बेहद चुनौतीपूर्ण रही। वो खुद उस वक्त वियतनाम की राजधानी हनोई में थे। लेकिन जैसे ही उन्हें भारत और पाकिस्तान की तनातनी की खबर लगी, उन्होंने बीच बचाव करने के लिए अपनी पूरी टीम को लगा दिया। किताब के मुताबिक रात भर अमेरिका के विदेश मंत्रालय के अधिकारी भारत और पाकिस्तान को मनाने में लगे रहे और दावा है कि घंटों तक चली जद्दोजहद के बाद अमेरिका एक परमाणु युद्ध टालने में कामयाब हो गया। पॉम्पियो ने इस काम के लिए अपनी और अपनी टीम की पीठ थपथपाने का मौका भी नहीं चूका। साथ में यह भी कहा गया कि जो काम उस रात अमेरिका ने किया वो काम दुनिया का कोई दूसरा मुल्क नहीं कर सकता था। हालांकि माइक पॉम्पियो ने जो थ्योरी अपनी किताब में लिखी उसके बारे में पहले कभी किसी ने कुछ नहीं कहा। यहां तक कि पॉम्पियो ने अपना सोर्स भी एक दिवंगत नेता को बताया। मतलब सुषमा स्वराज 2019 में भारत की विदेश मंत्री जरूर थीं, लेकिन अब वो ये नहीं बता सकती कि पॉम्पियो की बात में सच्चाई है या नहीं है, जबकि भारत और पाकिस्तान की सरकारें इस पर अब भी चुप हैं। इधर बिहार के भागलपुर से हैरान करने वाला एक वीडियो सामने आया। वहां 2 मोटरसाइकिलों पर सवार कुछ पुलिस वाले जाकर पुलिस की गाड़ी से ही भिड़ गए और ये टक्कर इतनी जोरदार थी कि वो जमीन पर ही गिर पड़े। इस घटना का जो वीडियो सामने आया उसमें एक तरफ से पुलिस की जीप आती दिखी, जिसे सामने से आ रही 2 मोटरसाइकिलों ने टक्कर मार दी। जैसे ही ये मोटरसाइकिलें जीप से टकराई, उनमें बैठे पुलिस के जवान सड़क पर गिर पड़े और बुरी तरह घायल हो गए, जिन्हें पुलिस की उसी जीप और पास खड़े एक ई-रिक्शा में बैठाकर अस्पताल रवाना किया गया। इस दौरान वहां कुछ देर के लिए अफरा तफरी मच गई। आरोप है कि मोटरसाइकिल पर सवार पुलिस वालों की रफ्तार ज्यादा थी, जिससे उनका संतुलन बिगड़ा और वो जीप से टकरा गए। उधर टीम इंडिया के तेज गेंदबाज मोहम्मद सिराज आईसीसी की वनडे रैंकिंग में नंबर 1 गेंदबाज बन गए। न्यूजीलैंड के खिलाफ खेली गई वनडे सीरीज में उन्होंने धमाकेदार प्रदर्शन किया था, जिस वजह से आईसीसी की वनडे रैंकिंग में सिराज नंबर 1 पर पहुंच गए। 729 पॉइंट के साथ वो सबको पछाड़ते हुए गेंदबाजों की लिस्ट में टॉप पर पहुंच गए। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया के हेजलवुड पहले नंबर पर थे, जो इस बार पिछड़कर दूसरे नंबर पर चले गए। इस बीच बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर विवाद के मामले में कांग्रेस नेता ए के एंटनी के बेटे अनिल के एंटनी ने पार्टी के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया। इस मामले में उन्होंने एक ट्वीट किया था, जिसके बाद वो अपनी ही पार्टी में घिर गए, क्योंकि उनका ये ट्वीट बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर कांग्रेस की लाइन से हटकर था।
और उन्होंने ये संदेश दिया था कि किसी भी बाहरी ताकत को भारत की अखंडता के लिए खतरा बनने का मौका नहीं देना चाहिए। अनिल के एंटनी ने आरोप लगाया कि उन पर उस ट्वीट को डिलीट करने के लिए दबाव बनाया गया, जिसके बाद उन्होंने कांग्रेस के सभी पदों से इस्तीफा दे दिया और ट्विटर पर अपना इस्तीफा शेयर किया। यही नहीं, वो अपने स्टैंड पर अड़े रहे। When it comes to certain things, especially the country's core interest, like sovereignty, we shouldn't play politics with it because it is like playing with fire. जिसके बाद इस मामले में उन्हें बीजेपी का भी साथ मिला। What he said yesterday was absolutely logical. यानी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री के विवाद पर कांग्रेस में ही फूट पड़ गई, वो भी इसलिए क्योंकि उसके अपने ही एक नेता ने डॉक्यूमेंट्री को देश के लिए खतरा माना, जिसके बाद बीजेपी को कांग्रेस की विचारधारा पर उंगली उठाने का मौका मिल गया, क्योंकि इस मामले पर अनिल के एंटनी की राय बीजेपी से मिलती जुलती है। उधर खबर आई कि कांग्रेस आला कमान ने पार्टी नेताओं को संवेदनशील मुद्दों पर संभलकर बोलने की नसीहत दी। सूत्र बता रहे हैं कि ऐसा दिग्विजय सिंह के सर्जिकल स्ट्राइक का सबूत मांगने वाले बयान की वजह से किया गया, क्योंकि दिग्विजय के बयान ने कांग्रेस की किरकिरी कर दी। राहुल गांधी को खुद कहना पड़ा कि कांग्रेस का दिग्विजय के बयान से कोई लेना देना नहीं है। यही नहीं, उन्होंने साफ कर दिया था कि सेना के मुद्दे पर कांग्रेस को कोई सबूत नहीं चाहिए। राहुल जी ने स्वयं कहा जो कांग्रेस पार्टी है वो भारतीय सेना को सम्मान करती है। सूत्र बता रहे हैं कि इस मामले में कांग्रेस ने सख्ती बढ़ा दी और पार्टी लाइन से अलग हटकर बोलने वालों को चेतावनी दी और 4 मुद्दों पर संभलकर बोलने की नसीहत दी। ये 4 मुद्दे हैं हिंदुत्व, धर्म, राष्ट्रवाद और सेना। क्योंकि पिछले कुछ समय से कांग्रेस के कई नेता इन 4 मुद्दों पर कुछ ऐसा बयान दे देते हैं जिससे रायता फैल जाता है और आला कमान के लिए उसे समेटना मुश्किल हो जाता है। रही बात बीजेपी की, तो उसे कांग्रेस नेताओं के बयान से बिना कुछ किए फायदा होता है, जिसका असर 2024 के चुनाव पर पड़ सकता है। इस बीच अमेरिका के शिकागो में लूट का विरोध करने पर कुछ हमलावरों ने एक भारतीय छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। ये घटना 22 तारीख की बताई गई, जब 3 भारतीय छात्र वहां बाजार में खरीदारी करने जा रहे थे। तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोककर लूटपाट की कोशिश की। बताया गया कि इसी दौरान तीनों लड़कों ने वहां से भागने की कोशिश की और हमलावरों ने उन पर गोलियां चला दी। इस घटना में आंध्र प्रदेश के रहने वाले देवांश नाम के लड़के की गोली लगने से मौत हो गई, जबकि साई चरण नाम का लड़का बुरी तरह घायल हो गया। बताया गया कि तीसरा भारतीय लड़का इस हमले में बाल बाल बच गया। इधर एक दिन पहले आए उछाल के बाद दूसरे दिन शेयर बाजार में भारी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स और निफ्टी दोनों ही लाल निशान पर बंद हुए और भारी गिरावट की वजह से एक दिन में ही निवेशकों को करीब 3.5 लाख करोड़ रुपयों का नुकसान उठाना पड़ा। सेंसेक्स 773 अंक गिरकर 60,205 पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी भी 226 अंक लुढ़ककर 17,891 पर बंद हुआ। उधर रूस ने यूक्रेन में तैनात अपने सबसे ताकतवर टैंक T-90M से दुश्मन के ठिकाने पर हमले करने का एक वीडियो जारी किया। ये वीडियो रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से शेयर किया गया, जिसमें रूस के ताकतवर टैंक T-90M यूक्रेन की अलग अलग जगहों पर जेलेंस्की की सेना के ठिकानों को गोले दागकर तबाह करते नजर आए। वीडियो में ये टैंक हर तरह के रास्तों पर बड़ी आसानी से दौड़ते दिखे, फिर चाहे वहां कीचड़ हो या बर्फ या फिर वो रास्ता कितना भी उबड़ खाबड़ क्यों ना हो। और यही वजह है कि बीते दिनों रूस के इस टैंक की यूक्रेन की सेना के कमांडर ने तारीफ की थी। खबर है कि अभी इन टैंकों को रूसी सेना ने यूक्रेन के बखमुत में तैनात किया हुआ है, जिनसे निपटने के लिए जेलेंस्की के जवानों को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। असल में यूक्रेन के बखमुत में पिछले कुछ दिनों से दोनों देशों की सेनाओं के बीच जंग और ज्यादा भीषण हुई है। ऐसे में यूक्रेन की सेना के उस कमांडर ने दावा किया कि रूस के T-90M टैंक से मुकाबला करने के लिए 3 टैंकों को एक साथ मोर्चे पर उतारना पड़ रहा है, क्योंकि दावा है कि रूस अपने घातक T-90M टैंक से यूक्रेन की फौज पर भीषण हमले कर रहा है। रूस के T-90M टैंक T-90 टैंकों का आधुनिक वर्जन है, जो दुनिया के सामने 2017 में आए थे। इन टैंकों में ऐसा सिस्टम फिट है जो इन्हें एंटी टैंक मिसाइलों से बचा सकता है, जो T-90M को दूसरे टैंकों से खास बनाता है। इधर उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार में मंत्री नंद गोपाल नंदी को MP MLA कोर्ट ने 1 साल सजा सुनाई। उन्हें 2014 लोकसभा चुनाव के वक्त दर्ज करवाए गए एक केस में दोषी पाया गया, जिसके बाद उन्हें 1 साल की सजा सुनाई गई। इसके साथ ही उन पर 10,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया। 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान प्रयागराज में उनके खिलाफ केस दर्ज किया गया था। उन पर अपने समर्थकों के साथ मिलकर उस वक्त के समाजवादी पार्टी के सांसद रेवती रमन सिंह पर जानलेवा हमला करने का आरोप था। उस वक्त नंद कुमार नंदी कांग्रेस पार्टी में थे। उधर अपने दुश्मन ग्रीस के साथ अमेरिका को खड़ा देखकर तुर्की ने भी अपनी तैयारी तगड़ी कर दी। उसने अपने पहले बिना पायलट वाले फास्ट ड्रोन फाइटर जेट का दूसरा सफल फ्लाइट टेस्ट किया। अगली खास बात यह है कि इस ड्रोन फाइटर जेट को तुर्की ने ही बनाया है, जिसका नाम है किजिल एल्मा। दावा है कि किजिल एल्मा सेना के किसी एक नहीं बल्कि कई तरह के मिशनों को अंजाम देने में माहिर होगा। वो मिसाइल से हमले भी कर सकेगा और दुश्मन के एयर डिफेंस को तहस नहस भी करके रख देगा। बताया गया कि तुर्की का पायलट के बिना चलने वाला ये फाइटर जेट 5 घंटों तक उड़ सकता है और आराम से 800 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार पकड़ सकता है। तुर्की 1.25 साल से अमेरिका से उसके F-16 फाइटर जेट मांग रहा है, लेकिन अमेरिका की संसद ने अब तक उस डील को मंजूरी नहीं दी है।
जबकि अमेरिका ग्रीस को F-16 दे चुका है। ऊपर से अब खबर है कि अमेरिका ग्रीस को F-16 से भी ज्यादा आधुनिक F-35 विमान देने की तैयारी में है। इसी बात से तुर्की परेशान है। उसके और ग्रीस में हालात ऐसे हैं कि जंग कभी भी छिड़ सकती है, इसलिए तुर्की कोई चांस लेने को तैयार नहीं। इस बीच क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के 41वें प्रधानमंत्री के तौर पर पदभार संभाल लिया। पिछले हफ्ते ही न्यूजीलैंड की प्रधानमंत्री रही जसिंडा आर्डर्न ने अचानक इस्तीफा देकर सबको चौंका दिया था, जिसके बाद क्रिस हिपकिंस ने न्यूजीलैंड के नए प्रधानमंत्री के तौर पर काम संभाला। पद संभालते ही क्रिस हिपकिंस ने आर्थिक चुनौतियों से निपटने का वादा किया। हिपकिंस का कार्यकाल 9 महीने से भी कम वक्त का होगा, क्योंकि न्यूजीलैंड में अक्टूबर में आम चुनाव होने हैं। उधर पाकिस्तान के ऊर्जा मंत्री ने वहां आए बिजली संकट के पीछे विदेशी साजिश का शक जता दिया। पाकिस्तान में 36 घंटे से ज्यादा वक्त से बिजली नहीं आ रही है। यही नहीं, वहां की सरकार ने साफ कर दिया है पावर ग्रिड की मरम्मत में कुछ और घंटे लगेंगे, और तब तक पाकिस्तान का वही हाल रहेगा जो पिछले करीब 36 घंटे से है, यानी सूरज डूबते ही पाकिस्तान के 22 जिले अंधेरे में डूब जाएंगे। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि पाकिस्तान की नेशनल पावर ग्रिड ठप पड़ी हुई है और वहां की सरकार उसकी मरम्मत में जुटी है। हालांकि वहां की सरकार ने दावा किया कि नेशनल ग्रिड के सभी 1112 स्टेशन काम करने लगे हैं, लेकिन पाकिस्तान की मीडिया ने दावा किया कि कराची, क्वेटा और लाहौर समेत पाकिस्तान के कई बड़े शहरों में अब भी बत्ती गुल है, क्योंकि पावर ग्रिड पर लोड बढ़ गया है, जिसे संभालना फिलहाल मुश्किल है। क्योंकि न्यूक्लियर पावर प्लांट के फिर से काम करने में 2 से 3 दिन लग जाएंगे, यानी पाकिस्तान पर बिजली संकट बरकरार है। और इन सबके बीच पाकिस्तान सरकार उल जलूल बयान दे रही है, जिससे साबित हो गया कि पाकिस्तान का ध्यान अपना सिस्टम सुधारने पर नहीं, बल्कि अपनी गलती पर पर्दा डालने पर है। क्योंकि वहां के ऊर्जा मंत्री ने पाकिस्तान पर आए बिजली संकट के पीछे विदेशी साजिश का शक जता दिया कि क्या कहीं हमारे सिस्टम में कोई बैरूनी मुदाखलत तो नहीं हुई इंटरनेट कंप्यूटर के जरिए। यही नहीं, उन्होंने ये भी दावा किया कि आने वाले समय में इस तरह का संकट नहीं आएगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास बिजली पैदा करने के लिए भरपूर ईंधन है। हालांकि पाकिस्तान सरकार ने लोगों से बिजली बचाने की अपील की। यही नहीं, शहबाज सरकार ने जनता से इस दिक्कत के लिए माफी भी मांगी और ऐलान किया कि वो इस ब्लैकआउट के लिए जिम्मेदार लोगों को सजा देगी। क्योंकि पाकिस्तान के मीडिया ने दावा किया कि पिछले कुछ सालों में बिजली के उत्पादन में लगातार गिरावट आई और 7000 मेगावाट से कम बिजली पैदा हुई। इसके अलावा हाइड्रो पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली में 90% की गिरावट आई और थर्मल पावर प्लांट से पैदा होने वाली बिजली 70% कम हो गई। यानी पाकिस्तान सरकार लाख कह ले, वहां बिजली संकट का स्थायी समाधान मिलना मुश्किल लग रहा है। ऊपर से वो सिस्टम सुधारने से ज्यादा हैकिंग और विदेशी साजिश की जांच पर ध्यान दे रही है, जिससे पाकिस्तान की हालत बद से बदतर हो सकती है। इधर जम्मू कश्मीर के बनिहाल में बर्फबारी के बीच एक कार सड़क पर पलट गई, जिसका सीसीटीवी वीडियो सामने आया, जिसमें कार सड़क पर तेजी से जाती दिखी, लेकिन बर्फबारी के बीच फिसलन भरी सड़क पर वो पलट गई, जिससे उसमें सवार 3 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा जम्मू के बनिहाल में नवयुग टनल के पास हुआ। उधर नागोर्नो कराबाख पर बढ़ता संग्राम देख रूस को ऐसा डर सताया कि उसने अपनी बाजुएं चढ़ा ली। रूस ने कहा कि उसने मामला सुलझाने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंकी हुई है। नागोर्नो कराबाख का ताजा विवाद एक सड़क पर छिड़ा है जो पिछले महीने से बंद पड़ी है और हालात ऐसे हो चुके हैं कि उस बंद सड़क ने रूस के लिए आर्मेनिया के दिल के रास्ते ही बंद कर दिए हैं। रूस का पुराना दोस्त रहा आर्मेनिया रूस को ही शक की नजरों से देख रहा है और उसे अमेरिका पर एतबार आने लगा है। ये बात रूस के लिए खतरे की घंटी है, इसलिए अब वो एक्शन में आ गया है। असल में जो सड़क 12 दिसंबर से बंद पड़ी है वो नागोर्नो कराबाख को आर्मेनिया से जोड़ने वाली इकलौती सड़क है। अजरबैजान के लोग वहां तंबू गाड़ कर बैठे हैं। नागोर्नो कराबाख में आर्मेनियाई मूल के लोग अच्छी खासी तादाद में रहते हैं। इस सड़क को जारी रखने का जिम्मा रूस की सेना के कंधों पर है, लेकिन 1 महीने से सड़क खुल नहीं पाई है। इसी बात पर आर्मेनिया रूस से बुरी तरह चिढ़ा हुआ है। इस बीच अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने यूक्रेन में वैगनर ग्रुप को भारी नुकसान पहुंचने की आशंका जताई। अपने इस दावे को साबित करने के लिए अमेरिका के इस अखबार की तरफ से कुछ सैटेलाइट तस्वीरें भी शेयर की गई, जिनके जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई कि पुतिन की प्राइवेट आर्मी कहे जाने वाले वैगनर ग्रुप को पूर्वी यूक्रेन में काफी नुकसान पहुंच रहा। ये तस्वीरें रूस के बकीन्स्किया में मौजूद उस कब्रिस्तान की बताई गईं, जिसमें दावा है कि जंग में जान गंवाने वाले वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के शवों को दफनाया जा रहा है। इसके लिए अमेरिकी अखबार द न्यूयॉर्क टाइम्स ने 24 नवंबर 2022 की एक तस्वीर की तुलना 24 जनवरी को ली गई एक तस्वीर से की और ऐसा करके ये दिखाना चाहा कि बीते 2 महीनों में ही वैगनर ग्रुप के लड़ाकों की कब्रों में तेजी से इजाफा हुआ है। यानी यूक्रेन के सैनिकों के सामने वैगनर ग्रुप दम तोड़ता दिख रहा है।
क्योंकि दोनों तस्वीरों के जरिए ये दिखाया गया कि नवंबर से जनवरी के बीच वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के जंग में मरने की संख्या बढ़ी है। दावा है कि एक दिन पहले जो तस्वीर ली गई उसमें 170 कब्रें मौजूद हैं, जो कि 2 महीने पहले ली गई तस्वीर से 7 गुना ज्यादा है। इस बीच अमेरिकी सरकार ने भी दावा किया कि जंग के मैदान में वैगनर ग्रुप के लड़ाकों के जान गंवाने की तादाद हजारों में है और 90% इनमें वो लोग हैं जिन्हें कैद से निकालने के बदले यूक्रेन में जंग लड़ने के लिए भर्ती किया गया। इधर मुंबई में पनवेल महानगर पालिका के पूर्व डिप्टी मेयर जगदीश गायकवाड़ की पिटाई कर दी गई, जिसका आरोप वंचित बहुजन अघाड़ी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लगा। उनकी पिटाई का एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें मुंबई के चूना भट्टी इलाके में एक होटल से बाहर निकलते वक्त 7 लोग उन पर हमला करते दिखे। इस दौरान जगदीश गायकवाड़ को बुरी तरह पीटा गया और उनके कपड़े फाड़ दिए गए। आरोप है कि उन्होंने 1 महीना पहले वंचित बहुजन अघाड़ी के अध्यक्ष प्रकाश आंबेडकर के खिलाफ अपशब्द कहे थे, जिसके बाद से वो उनकी पार्टी के कार्यकर्ताओं के निशाने पर थे। उधर अमेरिका के कैलिफोर्निया राज्य में 48 घंटे के अंदर हुई अंधाधुंध फायरिंग की 2 जानलेवा घटनाओं के बाद बाइडेन प्रशासन हरकत में आ गया। बाइडेन ने अपनी संसद से हथियारों पर बैन लगाने वाले कानून को जल्द पास करने की अपील की, ताकि अमेरिका में आए दिन होती फायरिंग की घटनाओं को रोका जा सके। अमेरिका का संविधान सभी नागरिकों को हथियार रखने का अधिकार देता है। वहाँ हथियार बनाने वाली कंपनियों की लॉबी भी काफी ताकतवर है। इसी वजह से अमेरिका में बंदूक और पिस्तौल जैसे हथियार खरीदना बेहद आसान है। लेकिन हथियारों पर बैन लगाने वाले बिल के पास होने के बाद अमेरिका में 21 साल से कम उम्र का कोई भी शख्स बंदूक और पिस्तौल नहीं खरीद पाएगा, और तो और हथियार खरीदने के लिए शर्तें भी सख्त हो जाएंगी। इधर दक्षिण कोरिया और जापान के बीच एक माल ढोने वाले जहाज के डूबने से अफरा तफरी मच गई, जिसमें मौजूद 11 लोग बेहोशी की हालत में मिले। वहीं 17 लोगों की तलाश अभी जारी है। बताया गया कि हांगकांग में रजिस्टर्ड इस जहाज पर लकड़ी लाद कर ले जाई जा रही थी, जो जापान की सीमा के करीब डूब गया। हालांकि गनीमत यह रही कि इस हादसे में किसी की जान नहीं गई। ब्रेकिंग न्यूज पद्म पुरस्कारों से जुड़ी। केंद्र सरकार ने पद्म पुरस्कारों का ऐलान कर दिया है। गृह मंत्रालय की लिस्ट में 106 लोगों के नाम हैं। इनमें मुलायम सिंह यादव, SM कृष्णा और तबला वादक जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण अवार्ड दिए जाएंगे। वहीं रवीना टंडन को पद्मश्री दिया जाएगा। अमित पांडे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अमित, और क्या पता चल रहा है? किशोर, इसमें और भी महत्वपूर्ण लोगों का नाम है। कुमार मंगलम बिरला उद्योगपति हैं, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। इसके अलावा सुधा मूर्ति, इनको पद्म भूषण अवार्ड मिला है। इसके अलावा कला और विज्ञान से जो जुड़े क्षेत्र के लोगों हैं, इनको भी पद्म श्री अवार्ड मिला है। कुल मिलाकर 15 पद्म भूषण अवार्ड, 6 पद्म विभूषण और 91 पद्म श्री अवार्ड मिले हैं। और एक काफी विस्तृत प्रक्रिया थी और उसके बाद ये अवार्ड दिए गए हैं। 26 अनसंग हीरो हैं, यानी कि देश की मिट्टी से वो लोग जो खामोशी से अपना काम करते हैं और देश की सेवा कर रहे हैं। शुक्रिया अमित आपका। इस बीच जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग पर छात्रों के 2 गुटों में झड़प हो गई। स्क्रीनिंग रात के वक्त हुई और उसी समय बिजली चली गई, जिसके बाद जेएनयू कैंपस में हंगामा होने लगा। पथराव तक हुआ। एक तस्वीर में छात्रों पर पथराव होता नजर भी आया। ये सारा बवाल बीबीसी की उस डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग की वजह से शुरू हुआ, जिसे सोशल मीडिया से हटाया जा चुका है। जेएनयू छात्र संघ के अध्यक्ष की अगुवाई में छात्रों का एक गुट ये डॉक्यूमेंट्री देख रहा था, लेकिन तभी बिजली कट गई, जिसके बाद हंगामा शुरू हो गया और डॉक्यूमेंट्री देख रहे छात्रों ने आरोप लगाया कि एबीवीपी के छात्रों ने उन पर पथराव किया। इस तरीके से एबीवीपी के लोग उधर भी पत्थरबाजी करने लग गए। यही नहीं, उन्होंने रात में ही पुलिस थाने तक मार्च निकाला, जिसके बाद जेएनयू छात्र संघ की अध्यक्ष आयशी घोष ने एबीवीपी के 25 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई, लेकिन एबीवीपी ने इन आरोपों को सिरे से नकार दिया और दावा किया कि पथराव करने वाले छात्र दिल्ली यूनिवर्सिटी और जामिया यूनिवर्सिटी के थे। दिल्ली यूनिवर्सिटी से कई स्टूडेंट आए थे, इसमें आप देखिए जामिया के कई स्टूडेंट हैं। साथ ही एबीवीपी ने साफ कर दिया कि भले ही वो बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग के पक्ष में ना हो, लेकिन वो इस मामले पर किसी भी तरह का विवाद नहीं करना चाहता। जबकि जेएनयू में छात्रों के दूसरे गुट ने रात में हुई झड़प के लिए एबीवीपी को जिम्मेदार ठहराया और एबीवीपी के 25 छात्रों के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाई। उधर जेएनयू के बाद जामिया मिलिया इस्लामिया में भी बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री पर हंगामा हो गया, क्योंकि लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई ने वहां डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखने का ऐलान कर दिया, लेकिन इससे पहले ही एसएफआई के 7 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। और हंगामे के बीच जामिया मिलिया इस्लामिया में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रुक गई, लेकिन इससे पहले वहां खूब हंगामा हुआ, क्योंकि लेफ्ट के छात्र संगठन एसएफआई ने शाम 6 बजे वहां डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रख दी थी, जिसके बाद यूनिवर्सिटी के गेट पर सुरक्षा कड़ी कर दी गई। छात्रों और सुरक्षा बल के बीच धक्का मुक्की भी हुई। नतीजा ये हुआ कि यूनिवर्सिटी के गेट पर ताला लग गया। आपने देखिए तो यहाँ पर ताला लगा दिया गया है। तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं इस वक्त। ये जामिया का गेट नंबर 8 है। जेएनयू में बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री दिखाए जाने पर रात में खूब बवाल हुआ था, जिसके बाद जामिया मिलिया इस्लामिया के प्रशासन ने नोटिस जारी किया और छात्रों को भीड़ न इकट्ठा करने के लिए कहा गया। लेकिन जैसे ही एसएफआई ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग रखने का ऐलान किया, विवाद बढ़ गया।
जिसके बाद एसएफआई के 7 सदस्यों को हिरासत में ले लिया गया। इस बीच अमेरिका ने पुतिन से उनके दोस्त सर्बिया को दूर कर अपने पाले में लाने के लिए बहुत शातिर चाल चल दी। अमेरिका सर्बिया के दुश्मन कोसोवो का साथी है, लेकिन इसके बावजूद उसने ऐलान कर दिया कि वो सर्बिया का साथ देने को बिल्कुल तैयार है। अमेरिका के इस ऐलान ने रूस से लेकर सर्बिया और कोसोवो तक का दिमाग घुमा दिया है। क्योंकि अमेरिका हवा में यूं ही तीर नहीं चलाता, अपने फायदे के बिना वो बात तक नहीं करता, और पुतिन के दोस्त सर्बिया पर भी वो यूं ही मेहरबान नहीं होने वाला। इसके लिए अमेरिका ने सर्बिया के आगे एक शर्त रखी है। शर्त यह है कि सर्बिया यूरोप के बाकी देशों की तरह रूस को यूक्रेन पर हमला करने की सजा दे और उस पर प्रतिबंध लगा दे, जो कि उसने अब तक नहीं लगाए हैं। अमेरिका ने वादा किया कि अगर सर्बिया ऐसा कर देगा तो वो सर्बिया को आर्थिक और राजनयिक दोनों तरह से समर्थन करेगा। यानी सर्बिया को समझाने और धमकाने से जब बात नहीं बनी तो अब अमेरिका उसकी कमजोरी को भुनाने में लगा है। अमेरिका को अच्छी तरह पता है कि सर्बिया क्या चाहता है, इसलिए वो सर्बिया को लालच देने में लगा है कि वो उसे वो दिला सकता है जो पुतिन कभी नहीं दिला पाएंगे। क्योंकि कोसोवो के लिए पुतिन उसके दुश्मन है, लेकिन अमेरिका कोसोवो का दोस्त बनकर उसके साथ खड़ा है। ऐसे में अमेरिका ने कहा कि अगर सर्बिया उससे हाथ मिला लेता है तो वो कोसोवो से उसके यहाँ रहने वाले सर्ब समुदाय के लोगों के हक की बात करेगा। इतना ही नहीं, अमेरिका सर्बिया को यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनाने का सपना भी दिखा रहा है। सर्बिया 2009 से यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनने के लिए हाथ पैर मारने में लगा है, लेकिन बात अब तक चल ही रही है। यूरोपियन यूनियन और रूस के बीच भी तलवारें खिंची हैं और अमेरिका यूरोपियन यूनियन का साथी है। ऐसे में अमेरिका ने सर्बिया को जल्द यूरोपियन यूनियन का सदस्य बनवाने का पासा भी फेंक दिया। इधर महाराष्ट्र के पुणे से दिल दहला देने वाला एक वीडियो सामने आया, जिसमें पुणे सोलापुर हाईवे पर 2 मोटरसाइकिलों की आमने सामने की टक्कर हो गई। और यह हादसा उस समय हुआ जब एक मोटरसाइकिल सवार उल्टी दिशा से सड़क पार करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन तभी सामने से आ रही मोटरसाइकिल ने उसे जोरदार टक्कर मार दी, जिसके बाद दोनों मोटरसाइकिलों पर सवार लोग कई फीट दूर जा गिरे। इस हादसे में 2 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया। उधर गणतंत्र दिवस से पहले सुरक्षा बल के जवानों को जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में बड़ी कामयाबी मिली। पुंछ के सूरनकोट इलाके में सर्च ऑपरेशन के दौरान एक आतंकी ठिकाने का पता चला, जहां से बड़ी संख्या में हथियार बरामद किए गए। बताया गया कि आतंकी ठिकाने से 2 AK-47 राइफल के अलावा भारी मात्रा में गोला बारूद और कारतूस मिले। इस बीच रूस की सेना ने एक वीडियो जारी किया, जिसमें उसके कुछ जवान यूक्रेन के टैंक पर जोरदार हमले करते दिखाई दिए, और वो भी इतना सटीक कि यूक्रेन के टैंक में मौजूद सैनिकों की जान पर बनाई। जो वीडियो रूस की सेना की तरफ से जारी किया गया, उसमें एक रूसी टैंक जंगल में छिपा नजर आया। उसमें मौजूद सैनिकों को जैसे ही दुश्मन के टैंक की भनक लगी, उन्होंने उसे निशाने पर ले लिया। गोले रुके तो टैंक में लगी मशीन गन से ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू हो गई, जिसने यूक्रेन के टैंक को तहस नहस करके ही दम लिया। रूस ने दावा किया कि उसके इस हमले का यूक्रेन के सैनिकों को जरा भी अंदाजा नहीं था। यही वजह थी कि वो पूरी तरह पस्त पड़ गए और उनमें एक भी जिंदा बचकर नहीं लौट पाया। उधर महाराष्ट्र के पुणे में एक सोशल मीडिया पोस्ट को लेकर छात्रों के 2 गुट आपस में भिड़ गए, जिसका एक वीडियो भी सामने आया, जिसमें पद्मश्री मणिभाई देसाई कॉलेज के छात्रों के 2 गुट मारपीट करते नजर आए, जबकि वहां मौजूद कुछ दूसरे छात्र इस हंगामे को देखते रहे। बताया गया कि यह झगड़ा एक दूसरे के खिलाफ विवादास्पद पोस्ट लिखने की वजह से हुआ, जो बाद में मारपीट तक पहुंच गया। दोनों तरफ से शिकायत मिलने के बाद पुलिस जांच में जुट गई। इधर LAC पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए भारतीय सेना ने 130 आधुनिक ड्रोन सिस्टम खरीदने की प्रक्रिया शुरू कर दी, जो सीमा पर निगरानी करने के साथ दुश्मन को ढेर करने की ताकत से भी लैस होंगे, ताकि LAC पर चीन की हर हरकत का मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय सेना के लिए 130 आधुनिक ड्रोन सिस्टम आपातकालीन प्रक्रिया के तहत खरीदे जा रहे हैं। बताया गया कि हर ड्रोन सिस्टम में 2 एरियल व्हीकल होंगे और उनमें दुश्मनों को सबक सिखाने के लिए विस्फोटक भी होंगे। मतलब ये कि निगरानी के साथ साथ ये आधुनिक ड्रोन दुश्मन को मार गिराने में भी सक्षम होंगे। बॉर्डर पर निगरानी के दौरान इन ड्रोन से जो सूचनाएं भेजी जाएंगी, वो सीधे कंट्रोल रूम को मिलेंगी। यही नहीं, सेना सैनिकों के लिए 50 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से उड़ने वाले 48 जेट पैक सूट और 100 रोबोट भी खरीदेगी। करता है बात अमन की अक्सर लपेट कर, करता है बात अमन की अक्सर लपेट कर, रखता है आस्ती में जो खंजर लपेट कर। 100 बात की एक बात कही नकुल ने, जो अश्क पोंछने को दिया था उसे रुमाल, रखता है अब फरेब का पत्थर लपेट कर। मिलते हैं कल, घड़ी जब इशारा करेगी 9 बजे रात का, वक्त फिर होगा 100 बात की एक बात।